हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। और आज हम यहां पर करने जा रहे हैं सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर ऑफ साइंस, जो अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले आया है और जिसके बारे में ऐसा आपने ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला है जहां में बताया कि भाई लेवल जो है जिस तरीके का सेट किया गया है, एक्चुअल मायने में उसको कॉम्पिटेंसी लेवल कहा जाएगा, पर 10वीं के बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा ठीक है, इट्स ओके। तो बेसिकली देखो, एक ही को पॉजिटिव सेंस में लेना है आपको कि आपको अपनी तैयारी बहुत बहुत अच्छे स्तर पे करनी है, ठीक है। सो उसी नोट पे वी कैन स्टार्ट, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं भाई। अपना जो सवाल है फटाफट से एमसीक्यूज देख लें। सबसे पहले, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सोल्यूशन। तो टर्मरिक जो है आपको पता है कि भाई सोप यानी बेस के ऐड होने से वो रेड हो जाता है, ये तो अपने सबको पता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोला है, व्हेन द सब्सटेंस पी इज एडेड टू द टर्मरिक, अगर एक सब्सटेंस पी जो है वो हम ऐड कर रहे हैं हल्दी से, देयर इज नो चेंज इन कलर। तो भाई नो चेंज कब हो सकता है? टर्मरिक हमने पढ़ा, टर्मरिक बेस में रेड होता है, एसिड में नो चेंज। तो आप बोलोगे सर एसिड होना चाहिए, पर न्यूट्रल चीज में भी तो नो चेंज हो सकता है ना। तो यानी कि अब यहां पर इसका देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट, इससे कनेक्ट करके। तो जो सब्सटेंस पी है, पी इज एन एसिड। तो भाई पी इज एन एसिड, आप श्योरली कैसे बोल सकते हो? न्यूट्रल भी तो हो सकता है। पी इज नॉट अ सॉल्ट, है ना। एसिड रहेगा तो नॉट अ सॉल्ट भी हो सकता है ना। इसके अलावा देखो ये चीज हो सकती है एक पॉसिबिलिटी में, यहां पर डेफिनेटली ट्रू बोला है। तो डेफिनेटली ट्रू क्या बोल सकते हो? P is not a base। अब इस बात को सोचो कि अगर वो चीज बेस होगी तो पक्का रेड होगा, पर इतना निश्चित है कि अगर वो बेस अगर वो रेड नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पे वो बेस नहीं है, इट इज नॉट अ बेस। तो देखो ये जो पेपर आप देखोगे ना, इसमें आई एम जस्ट नॉट हियर टू कि मैं आपको बता दूं, मार्किंग स्कीम ऑलरेडी आई है, आप देख सकते हो आंसर। मैं यहां पे ना ये बताना चाहता हूं कि इसमें जो लॉजिक्स है, लिटरल जो वर्ड्स का मीनिंग है या वर्ड को घुमाने का काम है ना, वो जैसे आप इंग्लिश में इन्वर्जन पढ़ते हो, वर्ड यहाँ वहाँ जंबल वर्ड्स होते हैं, वैसे ही ये कुछ है कि आप यहाँ पे आपको आपके लॉजिक को, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, किस हद तक क्लियर है, वो टेस्ट किया जाता है। एंड इसमें आपका वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन को समझ गए ना, चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहां पर देखो क्या बोला गया कि जो डेफिनाइट ट्रू है वो बताओ। देखो दिस इज पार्शियल ट्रू, एसिड भी हो सकता है, बेस भी, ये क्या बोलते हैं अपना न्यूट्रल चीज भी हो सकता है, पर बेस तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि वो रेड नहीं हो रहा ना। यहां बोला है ना रेड नहीं हो रहा, नो चेंज। तो पी क्या हो सकता है? इट इज नॉट अ बेस विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहां पर सी इसलिए सही है, ठीक है। शब्दों को पूरा घुमाया जा रहा है उसकी, और उसके हिसाब से जो भी यहां पर एमसीक्यूज देखोगे ना, अगर आपने ये चीज ऑलरेडी बोल दी, अगर सेक्शन ए और सेक्शन ई ये दो चीजों को अच्छे से डील कर लिया, आपको कोई रोक नहीं सकता 80 में से 80 लाने से, ठीक है। आइए देखते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट एनोड। तो आपको पता है भाई कॉपर की रिफाइनिंग की बात हो रही है, रिफाइनिंग में एनोड मड नाम का कॉन्सेप्ट था। तो एनोड में से मड क्यों निकलता है? क्योंकि एनोड इज इम्प्योर मेटल। तो यानी कि एनोड क्या है? एनोड इज इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर इज एनोड, जिसमें से मड निकलता है, बराबर ना, उसकी इम्प्योरिटी निकलती है। इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि जो पतली वाली प्योर कॉपर की स्ट्रिप है जिसको कैथोड बोला गया है, मैंने बोला था कि यहां से कॉपर निकलता है आयन फॉर्म में, ठीक है, और वही कॉपर फिर वापस सॉलिड फॉर्म में यहां पर डिपॉजिट होता है। सॉलिड से आयन बना, आयन से सॉलिड बना, यानी कॉपर का एटम यहां से निकला। कैसे निकलेगा? एक एटम आयन कब बनेगा? कॉपर देखो CuS आफ्टर गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम Cu2+, बराबर ना। इलेक्ट्रॉन देने के बाद होगा ये, तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। किसको लूज करेगा? अपने ही रॉड को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो एक्चुअली न्यूट्रल कॉपर एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम कॉपर आयन, सीरियस, ठीक है। सो ये आंसर। अगला देख लो, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज इजी। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? जिसमें
एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, कोई ना कोई एनर्जी वहां दी जा रही है। तो यहां पर देखो कि यहां पर सनलाइट सामने सामने दिख रहा, दिया जा रहा है। इसके अलावा बाकी सब रिएक्शन जो है बहुत ही नॉर्मल। जो यहां पर देखो, यहां पर कौन सा वाला है, इससे एनर्जी निकलती है, ये रेस्पिरेशन वाला है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक बताना है यहां पर, ये है जो श्योरली एंडोथर्मिक है, आपको दिख रहा है कि भाई यहां पर डिकम्पोजिशन हुआ है। सो बेसिकली यहां फोटोसिंथेसिस में लाइट के फॉर्म में और यहां पे हीट के फॉर्म में। सो पी एंड एस इज आंसर। अब यहां पर देखना कि जो जल्दबाज बच्चा होगा, जो थोड़ा परेशान, मतलब बोलते ना थोड़ा ओवर एक्साइटेड होगा, वो फटाक से बोलेगा हाँ पी तो दिख रहा है, डायरेक्टली पी बोल दो, खत्म कहानी। पी और उसके आगे भी आपको देखना था, इसलिए सारे ऑप्शन देखने बहुत जरूरी होंगे। आसान सवाल के भी आप गलत जवाब दे दोगे बाय दिस सिली मिस्टेक। सारे ऑप्शंस को देखना, क्योंकि ऑप्शंस में भी बहुत बार खेल जाती है सीबीएसई। सो P and S is the answer. So option D is the answer. अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो यहां पर। अशोक has written the following reaction to show how metals can be obtained from their ores. तो यहां पर ये कुछ रिएक्शन दिए, how metal can be obtained from their ores। तो बेसिकली वो मेटल का ऑक्साइड और ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट जो कोक है, बराबर। तो बेसिकली कोई भी मेटल ऑक्साइड है, कोक से रिएक्ट करके और जो रिडक्शन प्रोसेस हो जाता है, कोक या कार्बन जो है वो रिड्यूस कर देता है और मेटल को प्योर मेटल को छोड़ देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिएक्शन। इनकरेक्ट रिएक्शन कौन सा है देखो। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, और या फिर हमने जो एक्सट्रैक्शन वाला जो चार्ट पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जैसे सोडियम पोटेशियम, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट से अलग नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। ऑलरेडी वो बहुत अच्छे बॉन्ड बना के हैं, उससे अच्छा रिड्यूसिंग कोई हो ही नहीं सकता। तो जब उनसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, यानी दिस यहां पर देखो सोडियम वाले केस में कार्बन इज नॉट दैट रिएक्टिव है सोडियम, ये रिड्यूसिंग एजेंट है पर सोडियम से अच्छा नहीं है। तो वो क्यों छोड़ेगा भाई, सोडियम क्यों छोड़ेगा ऑक्सीजन को, बोलेगा हट नहीं डरता तेरे से। तो यहां पर ऐसे वाले मेटल में क्या होता है कि हमको डायरेक्टली इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन करना पड़ता है। तो यानी कि ये वाला चीज जो है ये कहीं दाल में काला है, एंड इनफैक्ट दिस इज दी आंसर। ओनली क्यू, बाकी सब देख लो, बाकी सब में हो सकता है, ठीक है। तो ओनली क्यू इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वही अगला सवाल देखो यहां पर, फॉलोइंग रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल। यहां पर ये रिएक्शंस बहुत बेहतरीन सवाल, मतलब सीबीएसई ने जो सेट किया है ना। देखो मैं ना हर सवाल में सीबीएसई से, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई एकदम आउट ऑफ लेवल, ये नहीं है। लेकिन जो केस बेस वाले में कभी कभी खेल जाता है ना, केस बेस वाले में, वहां पे मुझे लगता है कि शायद काफी बच्चा उसको कोप ना कर पाए, मतलब वहीं पर वो फुल मार्क्स वाला जो सपना है ना वो टूट सकता है। बाकी मुझे ये जो एमसीक्यूज देख के तो भाई आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले। और ये क्वेश्चंस ना, ये एक एक क्वेश्चन को फ्रेम करने में, बनाने में, सेट करने में मेहनत लगती है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर। सो फॉलोइंग रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल। यहाँ पर 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं आपको, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिविंग कॉपर ऑक्साइड, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3 गैस। तो यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इफ द वेट ऑफ रिएक्शन वेसल्स एंड कंटेंट, ठीक है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम आफ्टर द रिएक्शन एज कंपेयर टू बिफोर द रिएक्शन, ठीक है। तो यानी कि कौन से वाले में ऐसा हो रहा है, देखो हमने ये पढ़ा है वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या ही बात बोली गई है कि कहां पर ऐसे हो रहा है कि आफ्टर और बिफोर में फर्क पड़ा, ठीक है। तो फर्क इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि तुमको पता है गैस इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो गैस का वजन जो है वो, क्योंकि वो एस्केप हो गए तो थोड़े ना वजन में आएंगे, तो इसलिए यहां पर फर्क पड़ सकता है। अब यहां पर देखो कॉपर जब हीट कर रहे हो तो अपने आप, तुमने वेसल में तो सिर्फ कॉपर लिया था, अपने आप बिन में बुलाया मेहमान कौन आ गया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी रिएक्शन के पहले तुमने सिर्फ कॉपर का वजन किया, ऑक्सीजन का किया ही नहीं। रिएक्शन के बाद कॉपर ऑक्साइड दोनों आ गया। इसलिए क्या होगा कि यहां पर जो वेट है वो तुमको बढ़ा हुआ दिखेगा, बिकॉज ऑक्सीजन खींचा है उसने रिएक्ट करने के टाइम पे, तो यहां पर इंक्रीज वाला रहेगा। इधर पे देखो एवरीथिंग इज आइदर सॉलिड, लिक्विड, एक्वस जैसे फॉर्म में है, गैस नहीं है इधर। तो अगर गैस नहीं है तो वेट पूरा इसका आ जाएगा, इसका वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पर रिमेन सेम आ जाएगा। और इसमें देखो तो यहां पर तुमको हीट किया जा रहा है और इसमें से ये जो सॉलिड था इसमें से कुछ गैस बन के निकल जा रहा है, तो यहां पर वेट क्या हो गया, डिक्रीज दिखेगा। सो इंक्रीज, पहले वाले में इंक्रीज, दूसरे वाले में सेम और तीसरे वाले में डिक्रीज दिखेगा क्योंकि गैस एस्केप हो गया यहां पर। सो इंक्रीज, रिमेन्स एंड डिक्रीज, यहां ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। लेट्स मूव टू दी अगला वाला सवाल।
सवाल देख लो ध्यान से, ठीक है। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आई विल से, मतलब एमसीक्यू सभी देख के ऐसे तुमको लगेगा ही, एक आध को छोड़ के। अ सोल्यूशन ऑफ बेस विद पीएच 12.1। अब पीएच 12.1 मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब 14 जो है मैक्सिमम होता है, 12.1 मतलब स्टिल अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इज गिवन। तो अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, मतलब मान लो कि ये तुम्हारा पीएच स्केल है, मान लो 12.1 मतलब क्वाइट गुड बेस है ना, अच्छा बेस है, और इस तरफ एसिडिक होता है और इस तरफ न्यूट्रल होता है, राइट। सो 7 पे न्यूट्रल है, 0 पे एसिडिक है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डिक्रीज द पीएच। पीएच को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये रहेगा कि या तो तुम उसको एसिड मिलाओ तो पीएच कम होगा। पॉइंट ये है कि तुम जरूरी थोड़ी कि यही इससे नीचे का कोई भी चीज मिलाओगे तो पीएच कम ही होगा। सो आइदर तुम एसिड मिला दो, या तुम न्यूट्रल चीज मिला दो, या तुम कोई वीक बेस भी मिला तो कभी तब भी काम चल जाएगा, और वही यहां पर आंसर है तुम्हारा, ठीक है। एडिंग डिस्टिल्ड वाटर, यस न्यूट्रल है, उसको मिला के भी अपना पीएच कम हो सकता है। एडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट बेस विद पीएच 8.7, 8.7 मतलब लोअर पीएच वाला, यस, तो इससे भी पीएच कम हो सकता है। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड, ठीक है, 100 पीएच, यस, इससे भी कम हो सकता है। सो इसके लिए एनी ऑफ द PQR इज द आंसर, काम अपना यहां पर होता है। अगला सवाल है, 7th क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगेन देखो, ये पूछने का तरीका एकदम सिंपल हो सकता था, अगर मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता तुम एक मतलब बिना टाइम लगाए तुम इसका आंसर कर देते, पर यहां पर सवाल कैसे पूछा गया है, 1 मोल ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एकदम रॉकेट साइंस आउट ऑफ द बुक्स नहीं पूछा है तुम्हारे किताब से, लेकिन तुम्हारे किताब के सारे कंसेप्ट को मिला के पूछा है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर बैलेंसिंग भी है, यहां पर स्ट्रक्चर भी है कार्बन कंपाउंड्स वाला, यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब बेसिकली क्या है कि तुम्हारा हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, यही है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, ये तो अपने को पता है सर, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। पर यहां वही तो सवाल है, उसी के हिसाब से देखो कि अगर 1 मोल ऑफ हमारा कंपाउंड है, मतलब 1 मोल ऑफ विच ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसमें से कौन सा 1 मोल लोगे तो तुमको 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में होता है, तो 2 मोल मतलब यहां पर 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, ताकि यहां पर एक बकायदा प्रॉपर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहां पर फॉर्म हो। तो यानी कि ऐसा है कि भाई एक ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, मान लो ये तुम्हारा सवाल है, 1 मोल ऑफ डैश प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिविंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये डैश में कौन से कंपाउंड्स आ सकते हैं। आई थिंक नाउ दिस इज सिंपल। तो देखो डैश में अगर मैं देखूं तो मुझे करना ये है कि मुझे इसमें से चारों में से वो वाला पिक करना है जिसमें मैं ये 2 मोल ऑफ H2 डालूं तो फिर कहीं भी एक्स्ट्रा बॉन्ड डबल या ट्रिपल ना दिखे। तो ये चीज कहां पे पॉसिबल है, देखो अगर मैं इसमें करने जा रहा हूं इन दी फर्स्ट वन, जस्ट सी दिस, अगर मैं पहले वाले में करने जा रहा हूं तो यहां पे एक बॉन्ड अगर मैं तोड़ता हूं तो यहां पर एक H आ जाएगा, यहां पर एक H आ जाएगा, पर अभी भी ये देखो 2H2 को मतलब 4 हाइड्रोजन है, अभी 2 ही पूरे हुए हैं। ऐसे ही यहां पर भी एक बॉन्ड तोड़ा तो इधर पे एक आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा। अब देखो ये पूरा पूरा क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो यस, ये P जो है ये अपने इससे बात बन रही है। अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या होगा कि अगर मैं इधर देखता हूं, यस आई ब्रेक दिस, देखो सब एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ना है 4 हाइड्रोजन एटम से, तो यहां पर अगर मैं एक और यहां ब्रेक करता हूं तो ये हो गया, बट अगेन दिस इज, अभी और 3 बॉन्ड थे ना, अभी 2 बचे हुए हैं, तो यानी दिस इज नॉट माई आंसर, क्योंकि अभी भी ये अनसैचुरेटेड है, मेरे को सैचुरेट बनाना है। सी दिस वन, यहां पर अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, यस दिस हाइड्रोजन हियर हाइड्रोजन, बात ठीक है। यहां पर क्या करोगे, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको ब्रेक करता भी हूं तो यहां पर H आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज बिकमिंग समथिंग डिफरेंट, अभी हाइड्रोकार्बन नहीं रहा ना, ऑक्सीजन है यहां पे, ठीक है। दिस इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन से ओनली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां से आ गया, तो यानी इससे भी काम नहीं बनेगा, ऐसे तो बॉन्ड प्रॉपर फिल हो जा रहा है, दिस इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। कमिंग टू दिस, देखो कितनी चीजें यहां पर लॉजिक में डाल दी गई है। जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ के गया गड़बड़ होएगा, रे बाबा
और इधर पे एक बॉन्ड तोड़ा, इधर हाइड्रोजन, ऊपर का बॉन्ड तोड़ा, इधर हाइड्रोजन। तो बेसिकली अपना क्या हो गया, इससे भी काम बन गया। सो द आंसर इज पी एंड एस। मतलब अगर तुम सीबीएसई में हो तो मतलब ये तुमको क्या बोलते हैं, दिस इज समथिंग विच इज जो एक्सपीरियंस कर सकते हो। और खासकर अब जो कॉम्पिटेंसी लेवल आया है, टेक्स्ट बुक वही है, औकात बदल दी गई है। ठीक है, प्रैक्टिस करो और ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि नंबर मेरे को फुल मिलेंगे, कि मैं एक नंबर कम हो जाएगा। अपने आप को ना एकदम खुले आसमान में महसूस करो। ठीक है, अगला वाला देखो यहां पर, लुक एट द डायग्राम बिलो केयरफुली। तो यहां पर अब डायग्राम है कि प्लांट जो है उसमें से क्या एरो निकाला है, ऑक्सीजन का एरो निकाला है। एक्स इज समथिंग रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, वाई इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड जेड इज रिलीज ऑफ वाटर। तो यहां पर क्या बोला, आइडेंटिफाई द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट जेड। तो यानी ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस बताया कौन सा प्रोसेस है ये जेड वाला जिससे पानी बाहर आता है। प्लांट में सबसे ज्यादा सबसे प्राइमरी प्रोसेस कौन सा है जिससे पानी वो एस्केप करता है, एंड दैट वी नो दैट इज वेरी सिंपल, ट्रांसपीरेशन। अब इस सवाल में देखो ऐसा बहुत दम नहीं है, पर पॉइंट ये है कि देखो प्रेजेंट करके डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको अगेन दैट कॉन्सेप्ट कम्स। ठीक है, आई थिंक दिस इज रियली इजी, पर डायग्राम के फॉर्म में दिखाना ये बहुत जबरदस्त लगता है। ठीक है, अगला वाला देख लो, लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी इन द प्रेजेंस ऑफ गैस which is byproduct of respiration. Lime water turns cloudy in presence of gas. तो भाई what is that gas? Carbon dioxide, ये अपने पता है, which is a byproduct of respiration. Yes, carbon dioxide is a byproduct of respiration. Shown below are 4 setups kept in sunlight for 24 hours. ये 4 setups है जिसको sunlight में रखा गया है. In which setup lime water expected to be cloudiest? ठीक है, यानी अगर सभी सेटअप में लाइम वाटर रखा गया है, सबसे ज्यादा मिल्की कहां पर होगा। यानी सीधा सीधा पूछा, अगर सीधा पूछता यार सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में निकलेगा, तो हम जवाब देते सीधा लाइम वाटर से रिलेट कर दिया। अब बंदा अगर CO2 के बारे में नहीं जानता है, देखो एक ही सवाल में 2 सवाल पूछ लिए गए, यहां पर टाइम लगेगा। इसलिए पेपर को प्रैक्टिस करना, अभी से प्रैक्टिस करते रहो सैंपल पेपर्स, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख सको, कम टाइम में पेपर को कर पाओ। यहां पर ऐसे सवालों में एक सवालों में 2 सवाल है, समझो, एक क्वेश्चन, एक मार्क का है। सो कहां पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मैं होता तो ये पूछता, हाँ भाई सीधा बताओ सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहां रिलीज हो रहा है। इसमें 2 सवाल जोड़ दिए। ठीक है, दैट एक्चुअली मेक्स दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं जब देख रहा हूं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कहां से रिलीज होगा, भाई ये तो खाली पॉट रख दिया है, इसकी तो बात ही नहीं करो। इधर भी खाली पॉट रख दिया है, बात ही नहीं करो। ऊपर से देखो यहाँ पर टंकी जो है नॉर्मल ग्लास टैग है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर की पेंट कर दिए। ब्लैक पेंट मतलब सनलाइट नहीं आ सकती है अंदर, तो जब सनलाइट अंदर नहीं आएगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब सिर्फ ये 2 ऑप्शन है मेरे पास, इसमें सनलाइट अंदर आ रही है और यहाँ पर लाइट अंदर नहीं आ रही है। सनलाइट अंदर आ रही है, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब कि वो क्या करेगा, CO2 अंदर लेगा, ऑक्सीजन बाहर देगा। सो दिस विल गिव आउट मोर ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा CO2 नहीं दे पाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन देगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस विल बी प्रोमिनेंट। इधर ब्लैक कलर से कवर कर दिया है, ब्लैक कोटिंग, कोई लाइट अंदर नहीं आ पाएगी। सो इधर फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो पाएगा। सो रेस्पिरेशन जो माइनर प्रोसेस है वो यहां पर एक्टिवेटेड दिखेगा ज्यादातर। और इसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन इज गिविंग, टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा CO2 यहां निकलेगा बिकॉज लाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। भाई आर जो सेटअप है वो अपना बढ़िया है, आंसर इज सी, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड। 10वां सवाल देखो, अ होमोजाइगस डोमिनेंट जिनिवा पिग with black fur is crossed with homozygous जिनिवा pig with white fur। देखो यहां पर बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया, होमोजाइगस डोमिनेंट जिनिवा पिग। ठीक है, तो डोमिनेंट है मतलब क्या कि भैया ये जो इसको मैं बोल दूं कि ब्लैक फर ना, ब्लैक पर डोमिनेंट है, क्योंकि यहां बोल दिया डोमिनेंट है ना, तो ये ब्लैक वाला डोमिनेंट है। सो दिस इज होमोजाइगस जिनिवा पिग है जो डोमिनेंट है। ठीक है, और जिसका ब्लैक फर है, ब्लैक फर है बराबर। और इसको क्रॉस किया होमोजाइगस जिनिवा पिग विद व्हाइट फर। तो यानी ये व्हाइटनेस जो है इसको मैंने स्मॉल b लेता हूं, और होमोजाइगस है मतलब क्या, दोनों सेम है, समझे। होमोजाइगस मतलब दोनों रिसेसिव जीन है उसके पास, कैपिटल B स्मॉल जी, तो वैसे भी वो व्हाइट होगा नहीं, रिसेसिव वाली चीज है, तो होमोजाइगस की फॉर्मेट में ही आएगा। तो ये व्हाइट फर है। ठीक है, अब क्या बोला है, द F1 जनरेशन क्रॉस इटसेल्फ। तो यहां पर इनका पहले F1 जनरेशन निकाला भाई, F1 जनरेशन निकालो चलो फटाफट। फर्स्ट क्या, फिर सेकेंड, दिस, तो यहां पर आ गया कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल,
कैपिटल स्मॉल, बराबर है? यस है, बराबर है। अब ये F1 जनरेशन हुआ, दिस इज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्रॉस किया विद इटसेल्फ, व्हाट परसेंटेज ऑफ F2 जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी विथ वाइट फर? तो यानी मान लो अब हम ले ले रहे हैं कि भाई इसको हम ले लिया है परसेंट, इसको हमने ले लिया एज अ पेरेंट, इसको हमने फर्स्ट विद फर्स्ट ये हो गया कैपिटल बी, ठीक है। फर्स्ट विद सेकंड ये हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी, ये सेकंड विद फर्स्ट इज कैपिटल बी स्मॉल बी, सेकंड विद सेकंड इज स्मॉल बी। ऑलराइट, तो यानी कि ये हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ F2 जनरेशन, ये अपना F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन का कितना परसेंट जो है वो व्हाइट फर वाला है, शो व्हाइट फर कोट। तो यहां पर देखो, तो यहां पर इसका भी ब्लैक फर होगा क्योंकि भाई कैपिटल भी डोमिनेंट है, दिस विल बी ब्लैक, है ना, ब्लैक और ब्लैक। तो ये तो आपने ऑलरेडी करा ना, 3:1 पढ़ा है ना यार, कैपिटल टी स्मॉल टी, और टॉल और वो वाले तो हमने क्या, तो इसमें एक ही जो है वो यहाँ पर क्या है, 4 में से एक ही, तो 3:1 इज द रेशियो, 3:1 इज द रेशियो। अब भाई 4 पॉसिबिलिटी में से अगर 4 पॉसिबिलिटी में से एक ही व्हाइट फर है तो परसेंटेज बोला है ना, इंटू 100 कर लो, कितना हो जाएगा 25% ना भाई, 4 में से एक कैलकुलेट क्या कर रहा हूं मैं, 25%। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट सी दिस, ठीक है। मैं जानूं कि यहाँ पर एमसीक्यू में टाइम ले रहा हूं, थोड़ा इस चीज में मैं चाहता हूं डिटेल बताऊं, और फिर आगे वाले सवालों में एज सच उतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हम करेंगे, ठीक है। पर्सन एक्स सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यानी कि मान लो एक पर्सन है सफरिंग फ्रॉम कंडीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का दिक्कत है, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो मैं इसमें क्या ही लिख रहा हूं। जब द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पर्सन एक्स कंडीशन, क्या हो सकता है इसके से? पिट्यूटरी ग्लैंड करता क्या है भाई, मास्टर ग्लैंड है, इसके अलावा ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे क्या, इनसफिशियंसी ऑफ आयोडीन, इरेगुलर हार्ट बीट, इनसफिशियंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यस ग्रोथ, ठीक है। आगे देखो, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द सोइंग ऑफ सीड टू हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप इज क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ठीक है। तो यानी कि हमको पता है, ये आजकल मैं भी प्लांटेशन काफी कर रहा हूं, तो मैं देखता हूँ, मतलब प्लांटेशन मतलब कि मैं अपने छोटा सा अपना टेरेस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसी में मैं कुछ उगाता हूँ, मतलब करेला, सेम, टोंडली नहीं है, टमाटर, तो ये मैंने लगाया हुआ है। अभी टाइम लग रहा है उसको, काफ़ी टाइम, रोज जाके उसको ये करना पड़ता है। तो बीज लगाने से और कटाई करने तक, है ना, उसका जो आनंद लेने तक के बीच में काफी समय लगता है भाई, बहुत मेहनत लगती है, क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इतनी आबादी बढ़ गई, हम चाहते हैं भाई जल्दी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट सेलेक्ट, अब इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट द रीजन व्हाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन शुड बी डन। क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका यूज किया जाए? काफी टाइम लगता है भाई, तो हम चाहेंगे, इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कम टाइम लगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो ग्राफ्टिंग वाला तरीका है, उसमें भाई मैंने वो भी आम लगाया है, इसको एटीएम मैंगो बोलते हैं। इतना सा पेड़ है, फिर उसमें आज फिर मोजर आ रहा है, फिर उसमें फूल आ रहे हैं, फिर आम आएगा, इतने से पेड़ में। तो ग्राफ्टेड मैंगो है, वो नेचुरल वाले में नहीं आता है, ठीक है। तो यस, प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेयर फ्रूट अर्लियर, बात सही है, क्योंकि देखो बाकी चीजें भी कर सकते हैं, ये सब भी उसके एडवांटेजेस ही हैं, लेकिन सवाल क्या पूछा है, दिस इज वेयर इट इज स्मार्ट, है ना, ये स्मार्ट मूव रहता है। तो सवाल ये है कि इस चीज का अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमको आंसर बताना, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपने 13 क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर, तो यहां पर देखो ये दिया है 3 रेजिस्टर्स, अच्छा वेरिएबल रेजिस्टर मतलब दिस वन इज अ रेजिस्टर जो वेरिएबल है, जिसको 0 से 400 के बीच में सेट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा 2 और रजिस्टर है, 2000 वाले, ठीक है। वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस में लगाया है, एंड द 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड जो हमको दिख रहा है, ठीक है। द वेरिएबल रजिस्टर कैन बी एडजस्टेड फॉर एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 4000, ठीक है, इसके बीच में कहीं भी सेट किया जाता है। एज द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर इज चेंज, इसको हम चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं। वॉट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर तो यहां पे लगा है। अब वोल्ट मीटर में सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग कब आ सकता है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग कब आ सकता है, जब ये रेजिस्टर को, मतलब देखो दिस वोल्टेज V इज डिवाइडेड एज V1, V2 एंड V3, बात तो सही है ना, ये तो पढ़ा अपन ने सीरीज में। तो अब ये है कि भाई
इसका V2 कब कम हो सकता है? V2 तब कम होगा जब इसके मुकाबले दूसरा कोई रेजिस्टर ज्यादा होगा, क्योंकि वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR है मतलब क्या? जहां पर भी R ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा वोल्टेज खर्च करना होगा। तो भाई आई विल मेक श्योर कि मेरे को ये वोल्टेज कम चाहिए, तो मैं इस रेजिस्टेंस को हाई करता हूं, इधर का वोल्टेज को हाई करता हूं। फॉर इंक्रीजिंग दिस आई विल इंक्रीज दिस, पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 4000। अब इसको अगर 4000 करता हूं मैं, तो अब जस्ट देखना, ये 4000 है रेजिस्टर और ये 2000 है, इन दोनों का मिलाया तो कितना हो गया? 4000 हो गया। मतलब ये 12 वोल्ट को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूं, इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल रेजिस्टेंस है, 4000 दिस इज 4000, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, बराबर है। तो यानी कि इन दोनों को मिला के V2 और V3 को मिला के 6 वोल्ट है, और इसमें भी ये 2000 आधा आधा है, तो यानी इसको 3 वोल्ट मिला, इसको 3 वोल्ट मिला। सो जो हमारा पॉस कंडीशन बोला उस हिसाब से इसको कितना, इसका वोल्टेज कितना रहेगा? जस्ट 3 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ऐसे सवाल ना तुम अगर न्यूमेरिकल फॉर्मूला के तरीके से करने जाओगे ना, नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। तो जो लोग अगर न्यूमेरिकल में सोचते कि भाई मैं फॉर्मूला रट लूं और डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, अब वो क्वेश्चन 9वीं 10वीं में भी डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। तो गाइस, एंड दिस इज जस्ट MCQ, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो भाई समझ समझ के पढ़ना होगा, समझ समझ की, ना समझ की बात नहीं होगी ये, है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन सम कंट्रीज 60 हर्ट्ज, दैट वी नो 60 हर्ट्ज होता है भाई, अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, पर यूएस वाले इसमें तो 60 हर्ट्ज होता है। व्हाट डज दिस मीन? 50 हर्ट्ज का मतलब है भाई, 50 हर्ट्ज का मतलब इस तरह की 50 वेव्स, ये एक वेव है, ठीक है। तो 60 हर्ट्ज का मतलब इस तरह की 60 वेव्स, 60 वेव्स। एक वेव में 2 डायरेक्शन है, एक बार अपोजिट डायरेक्शन, तो 60 वेव में 120 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है भाई इन 1 सेकंड। दिस इज द आंसर, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद रमन wants to draw a graph to show how the resistivity rho of the wire changes with the length of the wire। अब मैं देखो तुमको एक चीज बताता हूं, एंड दिस इज रियलिटी, कि ये जो सवाल पूछा गया था ना प्रैक्टिस पेपर वाला, सैंपल पेपर काफी टाइम आता है ना भैया, मजा आता भी है उसमें, पर इसमें ये अगेन जब ये क्वेश्चन आया ना, तो CBSE का पर्पस ये था कि आपको उस तरीके से बताया कि भाई आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आई एम टेकिंग सम टाइम। टीचर जो है जब ये पेपर पहली बार देखेगा ना, उसको भी टाइम लगेगा, उसको भी चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ पेपर जब बोर्ड एग्जाम में बच्चों के सामने आता है, तो अगर कोई बच्चा इसको सही तरीके से जज करके, दिमाग को शांत रख के, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने बोलते ना अपनी फीलिंग्स, बोलते गट फीलिंग के साथ आंसर देता जाए, और तो वैसा ही वो चीज़ परफेक्ट जाती है। बोलने का मतलब ये है, टीचर्स के लिए भी ये सब चीज़ें पहली बार में देख के और वो आंसर कर दें, मतलब एकदम से झटके से वो नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग। अगेन आई एम सेइंग कि प्रैक्टिस उस तरीके से अपनी रखो, ठीक है। सवाल नंबर 15 ऑलमोस्ट MCQ खत्म हो रहा है। Raman wants to draw a graph to show how the resistivity of the wire changes with length. Resistivity is not depending on length. सीधी बात है, अगर रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही तो ये कोई ग्राफ से ताल्लुक नहीं है। तुम कितना भी लेंथ बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, रेजिस्टिविटी लिमिट कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो, तुम चाहे 2 मीटर रखो, 4 मीटर रखो, 5 मीटर रखो, रेजिस्टिविटी अपना वैल्यू फिक्स रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इज आंसर। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और रेजिस्टेंस अगर R और L का पूछा होता तो ये आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which circuit shows the correct and safe position for the fuse in the circuit। देखो, सिर्फ अगर फ्यूज बोला होता तो भाई तब भी तुम बोलते हाँ सर ठीक है। अब यहाँ फ्यूज के साथ साथ यहाँ पर स्विच की बात करी, फ्यूज एंड स्विच, ठीक है। तो हमको पता है कि फ्यूज लाइव वायर में लगाते हैं, दैट वी नो कि भाई करंट आते ही, जैसे लाइव वायर से जब आ रहा है तो हम वहीं पे उसको पकड़ ले, वहीं पे अगर वो हाई करंट है तो फ्यूज मेल्ट हो जाए, द सर्किट इज ब्रोकन, ताकि हमारा कंपोनेंट बचा रहे, राइट। स्विच भी फॉर सेफ्टी पर्पस, देखो फॉर करेक्टनेस के हिसाब से हम समझ लिया, फॉर सेफ्टी पर्पस सिर्फ फ्यूज नहीं, स्विच भी तुम्हारा लाइव वायर में लगा होना चाहिए, क्योंकि करंट अल्टीमेटली आ कहां से रहा है, शुरुआत कहां से हो रही है, लाइव वायर से, वहीं पे उसको रोकना है जब ज्यादा हो रहा है तो क्योंकि देखो लाइव वायर से करंट आ रहा है, दूसरे एंड को तुमने अगर मतलब धरती पे भी चिपका दिया ना, तब भी वो सर्किट कंप्लीट हो जाती है। ग्राउंड इज हैविंग इन्फिनिट चार्ज कैपेसिटी। थोड़ा आगे बढ़ोगे
बट तो इसलिए लाइव वायर में जो सेफ्टी बनानी है, जो सर्किट ब्रेक करने का काम करना, सब लाइव वायर में करना। दिस इज द आंसर। सवाल नंबर अगला 17 क्वेश्चन, मतलब कि अपना असर्शन रीजन 17, 18, 19, 20, राइट। तो यहां पर देखो क्या बोला है, असर्शन है व्हाइट वॉश वॉल डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट वो बन जाता है, पपड़ी बन के निकलता है। दिस इज करेक्ट। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड ऑन दी वॉल। ठीक है, इट इज नॉट कैल्शियम ऑक्साइड ऑन दी वॉल, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन दी वॉल। ठीक है, रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर गलत दिया, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पानी में मिलाते हो ना चूने को तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं ऑलरेडी। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो यहां पर हमारा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी है। अगला चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन दिखाता है, अच्छी बात है, क्योंकि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है वहां पर। ईच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर एक ऑफस्प्रिंग इनहेरिट ऑल दी जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स। मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा बोल दिया कि हर बच्चा अपने दोनों पेरेंट की सारी जीन को उठाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो फिर वेरिएशन ज्यादा कैसे हो, कम ही होगा। ठीक है, तो यहां पर गलती कर दी गई है भाई। दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स, आंसर सी। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, कैपिलरीज हैव वॉल दैट आर जस्ट वन सेल थिक। बिल्कुल सही। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस द कैपिलरीज। एकदम सही। इसी के लिए जो वेन्स होता है, आर्टरीज होता है, उनको कनेक्ट करना, पतले पतले कैपिलरीज होते हैं, दे आर वन सिंगल सेल थिक होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। यस, कनेक्टिंग, आंसर ए, बोथ आर ट्रू एंड कनेक्टिंग एज वेल। अगला 20वां सवाल, असर्शन क्या दिया है, अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, रुका हुआ है, क्या ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं। हमने पढ़ा है करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, या फिर करंट कैरिंग वायर मतलब चार्ज मूव कर रहा है उसके अंदर, तो इट इज अ मूविंग चार्ज विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, विच एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिज्म। इट इज नॉट द स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। सो दिस इज फॉल्स। अब पहला फॉल्स है, ऑफ कोर्स यहां पर कोई दूसरा चांस, दिस विल बी ट्रू, चेक करो, है ना, हमारे पास 4 ऑप्शन में उससे। सो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां पर कर सही। सो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, यानी कि डी। चलते हैं अब यहां पर थ्योरी की तरफ, और इसको मैं फटाफट वाइंड अप करेंगे इसको हम। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, सवाल देखते जाओ बस। डायना प्रिपेयर्ड अ केक बाय 2 मेथड्स, मैं बताते जाऊंगा इसमें। डायना प्रिपेयर्ड अ केक बाय 2 मेथड्स। पहला क्या है, शी एडेड बेकिंग सोडा टू द केक मिक्सचर एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड फॉर 1 आवर बिफोर प्लेसिंग इन द ओवन। ठीक है, दूसरा मेथड है शी एडेड बेकिंग पाउडर, यहां बेकिंग सोडा ऐड किया था, इधर बेकिंग पाउडर बिफोर बेकिंग। ठीक है ना, 1 घंटा पहले क्या मिक्सचर बनाया, बेकिंग सोडा के साथ एक बनाया और एक बेकिंग पाउडर के साथ में। ठीक है, स्टेट द डिफरेंस इन द केक मिक्सचर दैट डायना इज लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड बिफोर बेकिंग। क्या बोला इधर, आफ्टर बेकिंग नहीं। आफ्टर बेकिंग में तो हो सकता है कि थोड़ा ये वाला थोड़ा कड़वा लगेगा या थोड़ा कम कड़वा लगेगा, दैट यू नो टार्टारिक एसिड की वजह से। पर बिफोर बेकिंग मतलब वो जब 1 घंटा रख रही है, मतलब मिक्स करके, और बेकिंग ओवन में डालने से पहले, है ना, पहले मिक्स किया, दोनों सोल्यूशन बनाए और 1 घंटा रखा है उसको, और फिर ओवन में डाला है। तो 1 घंटा मतलब ओवन में डालने से पहले, बेकिंग करने से पहले क्या अंतर देखोगे तुम? 1 घंटा जब रखा तब क्या अंतर देखोगे? तो बेकिंग सोडा वाले में क्या होगा, वो तभी CO2 निकलेगा, फ्लफी होगा, दैट वी नो। ठीक है, वो बेकिंग करने के टाइम होगा। पर बेकिंग पाउडर वाले में ऑलरेडी एसिटिक एसिड, सॉरी टार्टारिक एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड है। तो जैसे तुम मिलाओगे वहां पे बेकिंग पाउडर, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड योर टार्टारिक एसिड, एंड बेकिंग सोडा इज जस्ट योर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वहां पर CO2 नहीं निकलेगा बेकिंग से पहले। इसमें क्या होगा, टार्टारिक एसिड है, एसिड प्लस दिस बेसिक सॉल्ट गिविंग सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलना पहले शुरू हो जाएगा। मतलब वो द मिक्सचर विल राइज, पहले ही उसका जो अमाउंट है बढ़ जाएगा, इट विल बी राइजिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि भाई दैट वी आई ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं। मार्किंग स्कीम में इसको आप जो भी मैं यहाँ थ्योरी बताऊंगा वो आप चेक करते रहना। पॉइंट ये है कि
इसमें वो बेक करने से पहले ही वो टार्टारिक एसिड से रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी गिविंग दैट, है ना, वो सोल्यूशन थोड़ा सा राइज हो जाएगा। अगला है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल सोडियम एटम एज पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव सोडियम आयन। पॉजिटिव सोडियम आयन मतलब Na प्लस, न्यूट्रल सोडियम एटम मतलब Na हो गया। तो Na में क्या होता है 281 होता है, यहां पर क्या रहता है 28 रहता है। अब यहां पर स्टेबिलिटी की बात करी गई है, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें केमिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से, ये दोनों चीज़ों को आप लिख सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसको बात करें केमिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से, दिस इज केमिकली अनस्टेबल। केमिकली अनस्टेबल पर इलेक्ट्रिकली क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है। ये पॉइंट लिखा था, ये मार्किंग स्कीम में नहीं है, बट दैट यू कैन गिव, यू कैन गेट द मार्क्स देयर एज वेल, ठीक है। बहुत बच्चे ये चीज़ को सोच के कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये केमिकली क्या है, दिस इज अनस्टेबल, राइट। दिस इज केमिकली अनस्टेबल बिकॉज यहां पर ऑक्टेट पूरा नहीं है। मैंने इससे पहले कुछ उल्टा बोला कि यही बोला था, हाँ बताना। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, केमिकली अनस्टेबल है, पर इलेक्ट्रॉन्स का कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। पर तुम्हारा जो सवाल पूछा है वो स्टेबिलिटी के हिसाब से, स्टेबिलिटी जो है केमिकल के हिसाब से होता है, इसलिए तुमको इसके हिसाब से आंसर दिया हो, ठीक है। सो दिस इज केमिकली अनस्टेबल, पर इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो गया, ये केमिकली स्टेबल हो गया बिकॉज इलेक्ट्रॉन दे दिया है, सॉरी इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, हाँ राइट, एंड केमिकली स्टेबल हो गया क्योंकि इसके बाद ये कंपाउंड फॉर्मेशन में चला जाता है। अगला वाला देख लो, यहाँ पर 22वां सवाल है, हाउ डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल, गिव रीजन इन 4 पॉइंट्स। देखो यहाँ पर ना चैलेंजिंग कुछ और नहीं है, चैलेंजिंग ये लग सकता है कुछ बच्चों को 4 पॉइंट पूछे गए, तो जस्ट सीधा आंसर किस तरीके से मार्किंग स्कीम में यहाँ पर दिया है, ठीक है। प्लांट हॉर्मोन्स डिफ्यूज द प्लांट डिफ्यूज टू प्लेस ऑफ एक्शन, ठीक है। एनिमल हार्मोन आर कैरिड इन ब्लड। एनिमल हार्मोन, हमारे अंदर हार्मोन जो है वो ब्लड में रिलीज होता है, फिर पूरे बॉडी में घूमता है, जहां पे एक्ट करना है टारगेट पे एक्ट करता है। पर प्लांट वाले में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिर्फ वहीं पर रहेगा जहां पे उसका काम है, तो ये सिर्फ जहां प्लेस ऑफ एक्शन है वहीं पे डिफ्यूज होगा, वहीं पे रहेगा, और ये जो है पूरी बॉडी में घूम सकता है इन द ब्लड के थ्रू, ठीक है। और इसके बाद देखो प्लांट डिपेंड्स ऑन, ये सोचने वाली पॉइंट्स है, इसमें और पॉइंट्स लिख सकते हो जिससे जो वैलिड पॉइंट्स विल गेट द मार्क्स। पर देखो किस तरीके से 4 पॉइंट में स्ट्रेच किया, ये सब जरूरत पड़ सकता है एग्जाम के टाइम पे, जब कुछ और चीज आया है, तुमको 4 पॉइंट पूछा है, तुमको 2 ही 3 पता है, तो और दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, यू कैन बिल्ड 1 पॉइंट, ठीक है। प्लांट डिपेंड ऑन हार्मोन्स फॉर कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, लेकिन एनिमल्स में हार्मोन के अलावा क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या नर्वस कोऑर्डिनेशन भी वहां पर है, ठीक है। इसके बाद हार्मोन्स इन प्लांट्स आर नॉट सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, ग्लैंड्स नहीं होते उसके अंदर, स्पेशलाइज्ड सेल्स, बट एनिमल्स में ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद मूवमेंट इन प्लांट अकर्स थ्रू अ चेंज इन वाटर कंटेंट ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पर देखो कंट्रोल के बारे में बोला गया है, मूवमेंट भी आ गया यहाँ पर। तो प्लांट में मूवमेंट जो है हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कि क्या होता है, वाटर कंटेंट के वजह से होता है, जो हमने माइमोसा प्लांट में भी देखा था, है ना, रिलीजिंग वाटर, श्रिंकिंग, टेकिंग वाटर, वापस से अपने नॉर्मल में सॉइल हो गया, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में मूवमेंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट और इन द शेप ऑफ प्रोटीन जो मसल सेल्स में होता है। मसल सेल्स में क्या होता है, प्रोटीन्स, मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो अपने आप को रीअरेंज करता है और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है। यहाँ पर वाटर के क्या बोलते हैं, वाटर के एक्शन की वजह से होता है, और यहाँ पे मसल सेल्स में जो प्रोटीन है उसके री शेप की वजह से होता है। सो दीज वर द पॉइंट्स। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि उसमें सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ये समझो कि उससे तुमने क्या सीखा ये कि एक्स्ट्रा पॉइंट सोच के बनाई जा सकती है, अगर 3 पढ़ा है 4 बना सकते हो, ठीक है। A person suffering from liver disease is advised to avoid fatty and acidic food, ठीक है। तो give a reason why each of the food mentioned should be avoided by the person suffering from liver। यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है, मार्किंग स्कीम में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क होता है कि भाई ये लिखोगे तो हाफ मार्क मिलेगा, ये लिखोगे तो हाफ मार्क मिलेगा, ये लिखोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। अगर आपको बोला है गिव 2 एग्जाम्पल्स, अगर तुमने 1 दिया तो 1 का मतलब उसमें ऐसा है कि एक जगह हमने देखा, ये मैंने कल की वीडियो में बताया, अगर नहीं देखा तो चेक करना, वहां पर लिटरली बोला अगर 1 एग्जाम्पल दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 पूछा है तो, क्योंकि वो एक ऐसा सवाल है जिसमें 2 मार्क का क्वेश्चन है। वो अगर 2 मार्क का है, पहला पार्ट
जो है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें 2 पार्ट्स है, समझ रहे हो? समझो 2 मार्क का एक ओवरऑल क्वेश्चन है जिसमें 2 सब क्वेश्चन है। अब 2 सब क्वेश्चन में से पहला वाला जो सब क्वेश्चन है उसमें भी 2 पार्ट्स, 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो बोला है गिव 2 एग्जांपल्स। तो मतलब बेसिकली वो 2 एग्जांपल्स हाफ मार्क कैरी करता है। अगर आप उसमें से एक ही एग्जांपल लिख रहे हो तो 1/4 देने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? जरूर देखना वीडियो, यू गेट दैट आइडिया। एंड मार्किंग स्कीम सही से चेक करो, सीबीएसई ने दिया हुआ है, ठीक है? सो पर्सन सफरिंग फ्रॉम लीवर डिसीज है भैया, और उसको बोला गया फैटी है, फैट वाले फूड भी कंज्यूम नहीं कर सकते, एसिडिक भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लीवर जो है वहां से 2 चीजें आती है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस। बाइल सॉल्ट क्या करता है? बाइल सॉल्ट एक्चुअली तुम्हारा एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। फैट की डाइजेशन डिस्टर्ब होगी इफ द लीवर डिसीज इसको पर्सन को है। सो डाइजेशन ऑफ फैट विल बी अफेक्टेड बिकॉज बाइल सॉल्ट इज एक्चुअली डाइजेस्टिंग फैट। और दूसरा चीज क्या रिलीज होता है? बाइल जूस विच मेक्स द फूड अल्कलाइन। अच्छे से डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए फूड को अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, जो फूड स्टमक से एसिडिक होके आया है। तो अगर लीवर पर बराबर काम नहीं कर रहा है तो फूड जो एसिडिक होके आया है वो और ज्यादा एसिडिक होगा। तुमने खाना ही एसिडिक खाया हुआ है तो एसिडिटी बढ़ेगा उससे। तो ऐसे केस में क्या होगा? इसको कम एसिडिक फूड खाना पड़ेगा, क्योंकि उसका अल्कलाइन बनाने वाला जो लीवर है वो काम नहीं कर रहा है या उसमें डिसीज हुई। अगला सवाल, ऑक्सीजन मोस्टली इज कैरीड बाय पिगमेंट इन अवर बॉडी whereas carbon dioxide is transported in the dissolved form in the blood. Give 2 reasons to make the above statement correct. तो भाई क्यों ऐसा किया जाता है, दोनों के लिए पॉइंट बताओ। तो भाई एक सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन, पहली बात तो ये ऑक्सीजन इज सो इंपॉर्टेंट कि बस जरूरी है वो टाइम पे हर एक सेल तक पहुंचे। पर उससे भी चीज मतलब जो इसको स्ट्रांग बनाती है वो पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन जो है उसके लिए हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट इज हैविंग हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो इसलिए उसके लिए आसान हो जाता है। ऑक्सीजन इसलिए ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है बाय विद दैट पिगमेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट होता है? उसका कारण यह है कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली सोल्यूबल। इट इज नॉट हाईली बट इट इज फेयरली सोल्यूबल इन, उसकी सोल्यूबिलिटी अच्छी है और वो आसानी से ब्लड में जो है वो मिक्स होके जाता है ना? तो दिस इज द रीजन जिस वजह से ये 2 चीजें होती हैं। 25वां सवाल देख लो यहाँ पर, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म यील्ड टू अ स्पेक्ट्रम। पता है ना हमको, प्रिज्म है, व्हाइट लाइट 7 कलर ऑलरेडी होते हैं, 7 रंग जो डिवाइड होंगे, डिस्पर्जन वहां होगा। ऑलराइट, यहाँ पर क्या होगा? द रे ऑफ विच कलर शोन मैक्सिमम डेविएशन एंड विच वन विल शो लीस्ट डेविएशन। तो हमको पता होना चाहिए जो सबसे कम बेंड करता है वो रेड लाइट होती है, जो सबसे ज्यादा बेंड करता है वायलेट। तो मैक्सिमम इज वायलेट एंड द कम वाला इज रेड। दिस इज द आंसर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या है, अगर ब्लू कलर का रे जो है पास किया प्रिज्म से, व्हाट विल बी द कलर ऑफ इमर्जेंट रे? जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर प्रिज्म से खाली एक सिंगल कलर, व्हाइट लाइट नहीं है, ब्लू कलर की लाइट है, तो भाई क्या है? ब्लू कलर सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर की लाइट है, सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ की लाइट है। अब यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? ओनली रिफ्रैक्शन विल बी शोन, नो डिस्पर्जन। भाई ब्लू कलर में 7 कलर नहीं होते, व्हाइट डिस्पर्स इसलिए हो बिकॉज व्हाइट में 7 कलर्स है। ब्लू सिंगल कलर लिया, रेड लिया, येलो लिया, व्हाइट लिया, कोई भी एक कलर लोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्ट कर जाएगा, समझे? तो ये होता है। अब यहां पर देख लो, मायोपिया इज ऑल्सो known as nearsightedness. Yes, बात तो सही है। A person with this defect has far point nearer than infinity. इस डिफेक्ट वाले में केस में क्या होता है? नियर साइटेड मतलब नजदीक का सही है, फार पॉइंट यानी अफेक्ट इंफिनिटी जो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल फार पॉइंट जो इंफिनिटी होना चाहिए, डिफेक्टेड फार पॉइंट क्या हो जाता है? डिफेक्टेड फार पॉइंट यहां पर इंफिनिटी से कम हो जाता है, मान लो 50, 40 और लेस देन इंफिनिटी, ठीक है? Draw a neat ray diagram to depict the image correction for a myopic eye. ठीक है, अब यहां पर भी ना सवाल में एकदम स्पेशली बताया गया कि मतलब इसकी मार्किंग सी में बोला है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की लेबलिंग में और चीजों को बताने में तो नंबर नहीं मिलेंगे। ईच एंड एवरी डायग्राम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक शुड बी एकदम वेल अवेयर रहो, ठीक है? ये तो खैर तुमको आना ही चाहिए। तो क्या बोला है? ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम टू डिपिक्ट द इमेज करेक्शन, यानी कि भाई मायोपिया में क्या होता है? कौन सा लेंस यूज होगा? माइनस वाला कॉनकेव लेंस यूज होगा, तो दिस विल बी द लेंस दैट विल बी यूज्ड, ऑलराइट? और यहाँ पर तो फार पॉइंट
मान लो ये ऑब्जेक्ट है, फार अवे रखा गया है, ठीक है, और दूर से अगर इमेज आता है तो भाई ऐसे तुम ये भी दिखा सकते हो, दूर से इमेज आता है तो पैरेलल भी आता है, यू कैन ड्रॉ दिस, या फिर ऐसे ही बना लो, दूर से बना लो, ठीक है। और इस वाले केस में ये तुम्हारा आंख है, अगर ये नहीं होता तो तुम्हारा इमेज आगे बन रहा होता। इसने क्या किया, थोड़ा सा इसको डाइवर्ज कर दिया, हल्का सा भी। मैं इसको एक सेकेंड, इस वाले में अगर स्मार्टली ड्रॉ करना है ना, एक चीज करो, एंड दैट इज यहीं पे डाइवर्ज दिखा दो, ठीक है, और फिर यहां पर पैरेलल दिखा दो। दिस इज अ लिटिल मैनिपुलेशन जो टीचर को भी ना समझ में आएगा, तुम्हारा काम होता है। स्ट्रेट पेन से बनाना भाई, पेंसिल से, एंड देन एग्जैक्टली ऑन दी रेटिना, ठीक है। ये सब कुछ स्केल से होना चाहिए, बराबर एरो दिखने चाहिए, ठीक है। और ये कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, ये पूरा मेंशन करना है, ठीक है। यहां पर क्या है, आई दिखाओ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना। जितना इंफॉर्मेटिव बनाओगे उतना अच्छा है, बट अगेन ये सब चीजों में वर्ड लिमिट का भी ख्याल खास रखना है, जैसे सवाल आ रहे हैं। स्टडी द फूड वेब शोन बिलो, यस। आइडेंटिफाई एंड राइट द फूड चेन फ्रॉम द फूड वेब शोन इन विच द ईगल विल रिसीव द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ। तुमको 10% का लॉ पता है। ईगल, देखो यहां पर क्या हो रहा है, पेड़ों से एनर्जी जा रही है डियर में, डियर को स्नेक और स्नेक को ईगल। फिर यहां पर देखो ग्रास से माउस, माउस से स्नेक, स्नेक से ईगल। फिर अगला देखो ग्रास से माउस, माउस से डायरेक्ट ईगल। फिर यहाँ पे ग्रास से ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से ईगल। तो यहाँ पे ईगल जो है वो सब में टॉप पे लाइक कर रहा है। इसमें बोला है कि जो 4 रास्ते हैं 1 2 3 4, ये 4 पाथ में से या 4 फूड चेन, एक फूड वेब है जिसमें 4 फूड चेन दिए। तो इस 4 फूड चेन में से कौन सा पाथवे ऐसा है जिससे ईगल सबसे ज्यादा एनर्जी डिराइव कर पाएगा। बिकॉज ये देखो जितना स्टेप बढ़ता जाएगा उतना 10% का वो थ्योरी काम करता जाएगा। मतलब यहां पे क्या होगा कि अगर इधर 1,00,000 जूल एनर्जी है तो इधर सिर्फ 10,000 जूल जाएगा, 10%, ठीक है। इधर सिर्फ 1000 जाएगा और इधर से उसका 10% ओनली 100 जूल आएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर भी देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। सबसे कम कहां पर देखो, ग्रास से अगर 1,00,000 जूल है, इधर 10,000 जूल है और इधर 1000 जूल है। तो जितना शॉर्टेस्ट रास्ता होगा उतना ज्यादा एनर्जी वो जो ऊपर वाला है वो गेन कर पाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर आ पाएगी, कौन से वाले में। सो द फूड चेन विल बी, ये वाला आपको लिखना है, ग्रास, ठीक है, एंड माउस एंड ईगल। यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी वो गेन कर पाएगा ईगल इसमें से, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म विल बी मोस्ट अफेक्टेड व्हेन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इज इंट्रोड्यूस्ड। किसी भी फूड चेन में जब पेस्टिसाइड आ गई तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा जो सबसे ज्यादा ऊपर है पिरामिड में या चेन में, सबसे ज्यादा ऊपर है। एंड दैट प्रोसेस जो यहां पूछा गया था, फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज बायोमैग्निफिकेशन, दैट वी ऑल नो। अभी हाल ही की एक खबर है कि यूपी में काफी इन्फेंट बच्चों की डेथ हुई और जिसका कारण बताया गया बायोमैग्निफिकेशन। जस्ट उसके बारे में एक बार स्टडी करना बच्चों, दिस इज अ सीरियस कंसर्न जो फ्यूचर में और ज्यादा सीरियस हो सकता है। तो एक बार उसको, उस न्यूज को जरूर गो थ्रू करना आप। अगला है, ऑब्जर्व द 2 केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। 2 केमिकल इक्वेशंस है जो यहां पर तुमको दिख रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, हाउ बैलेंस इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। तो दिस कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट चेकिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल, है ना। इफ द इक्वेशन इज बैलेंस, यही लिखना है, इफ द इक्वेशन इज बैलेंस, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल।
राइट? तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द अबाउट टू इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करना है, जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भाई सीधे सीधे एक कैल्शियम, अब देखो यहाँ पे NO3 एक है, यहाँ पे ट्वाइस है, तो दिस इज नॉट बैलेंस। जबकि इस वाले में देखिए तो भाई पोटेशियम 1 है, नाइट्रेट 1 है, सिल्वर 1 है, ब्रोमियम, दिस इज बैलेंस, दिस इज नॉट बैलेंस। पहले वाला है जो बैलेंस नहीं है, हम कर लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस HNO3, ऑल राइट, ये CaNO3 ट्वाइस और क्या है भैया H2O, सही है। अब यहाँ पे जब बैलेंसिंग की बात हो रही है बेटा, तो ध्यान रखना है कि भाई NO3 ट्वाइस है, ये 2 यहाँ पे आ गया, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन 2 टाइम्स है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो गए। सो इसको 4 कैसे बनाया भाई, 2 लिख दे यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 6, और यहाँ पे कितना हो गया 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे है 3 2 6 और यहाँ पर कितना है 2, तो अगेन यहाँ पे 8 हो गया। दिस इज बैलेंस, 2 यहाँ पे है, 2 वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 28वां, द थर्मिट प्रोसेस इज यूज्ड टू फॉर रिपेयरिंग क्रैक्स इन द आयरन रेलवे ट्रैक ऑन द साइट, ठीक है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द, अच्छा रिएक्शन देखो बोला गया खासकर फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना है ऑफ रिएक्शन इन प्रोडक्ट। तो भैया थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, जहां पर एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हैं हम आयरन ऑक्साइड से और ये चीज बनती है, राइट। अभी इसमें होता यह है कि ये सॉलिड लेते हैं, ये सॉलिड लेते हैं, ये सॉलिड होता है, पर ये जो बनता है इतना हीट निकलता है कि पिघला हुआ आयरन निकलता है, ठीक है, ये लिक्विड रहता है। तो ये फिजिकल स्टेट है। वॉट इंफॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट, देखो तुमसे ये लिखवाया, फिजिकल स्टेट भी तुमसे लिखवाया है, बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पर Fe2O3 है या FeO है, कौन सा वाला है बताओ भैया, Fe2O3 है या फिर FeO है या Fe3O4 है, ये बताना, ठीक है। और बैलेंस करो या ना करो इसमें, या यहाँ पे सवाल जो पूछा ना फिजिकल स्टेट नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये स्पेशली वहां पे बताया गया है, ठीक है। बैलेंसिंग इज नॉट नेसेसरी, ये खाली बताना Fe2O3 है, Fe3O4 है, FeO है, ठीक है, ये 3 स्टेट्स हो सकते हैं। वॉट इंफॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, ये कैसा पता चल रहा है, थर्मिट रिएक्शन नाम से तुमको पता ही है, पर यहां पर देखो द आयन विच इज ऑब्टेन्ड इट इज इन लिक्विड फॉर्म, मोल्टन फॉर्म में आयन मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए भाई, पिघला हुआ लोहा कहीं है तो तुम थोड़े उठाने जाओगे, ठीक है। 29वां सवाल है, सी दिस, सवाल क्या दिया है, गिवन बिलो इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2 फ्लूइड्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, फ्लूइड ए फ्लूइड बी, फ्लूइड ए कलरलेस, फ्लूइड बी जो है कलर्ड है, ये लेस ऑफ ऑक्सीजन लेस ऑफ प्रोटीन, ये मोर ऑफ ऑक्सीजन मोर ऑफ प्रोटीन। भाई सिंपल सी बात है, मेरे को समझ में आ गया, ये तो प्लाज्मा की बात करी है, प्लाज्मा है कि लिम्फ है, लिम्फ है भैया, प्लाज्मा बोल रहा हूं। और ये क्या है, दिस इज ब्लड, राइट। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये तो बता दिया हमने। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ लिम्फ फ्लूइड इज लिम्फ फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यानी जो सेल्स के बीच में जब वो लिम्फ रहता है वहां से वो सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे आता है, पूरा फ्लो बताना है आपको। व्हाट रोल डज फ्लूइड ए प्ले इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन। यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको चाहूंगा कि आप सर्च करना अबाउट द फंक्शन ऑफ स्प्लीन, हमारी बॉडी में जो स्प्लीन होता है यहाँ पे उसका फंक्शन क्या है ना, वो मेरे को कमेंट करके बताना। यस गाइस, जिनको नहीं पता सर्च करके बताना। What role does the fluid A play in the digestion of food in humans? यानी लिम्फ का डाइजेशन में क्या रोल है देख लो भैया। तो यहाँ पर दिस इज द मार्किंग सिस्टम के हिसाब से हमको लिम्फ है, ब्लड है। सो अब देखो बोला है इंटरसेलुलर स्पेस से वेसल्स में कैसे जा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे जा रहा है। सो इंटरसेलुलर स्पेस से जो लिम्फ है वो पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है, लिम्फ वाली कैपिलरीज में जाता है, और लिम्फ वाली कैपिलरी से वो कहां जाता है, लिम्फ वाले वेसल्स में जाता है, और वहां से वो लार्जर वेन्स में एंट्री मारता है। तो ये आपको लर्न कर लो अगर नहीं पता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट, ठीक है, डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन्स बैक टू ब्लड। इंटेस्टाइन से ब्लड में लाने का काम अब्सॉर्ब फैट और डाइजेस्टेड
जो भी हमारे स्पेसेस के अंदर जो फैट्स ये सब चीज़ें हैं, सिर्फ इनफैक्ट इंटेस्टाइन के पार्ट में स्पेशली वो ब्लड में लाने का काम लिव का होता है। तो बेसिकली जो सवाल पूछा है कि भाई डाइजेशन ऑफ फूड में क्या रोल प्ले करता है, तो भाई फैट को वो अब्जॉर्ब्ड फैट को वो इंटेस्टाइन से ब्लड में लाने का काम करता है। ठीक है, अगला देख लो 29वां सवाल का ऑप्शन वाला है, टू मेजर फोर्सेस हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। दो फोर्सेस, फोर्स ए इज ड्राइविंग फोर्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे। अच्छा, हम ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर, ठीक है, तो फोर्स ए क्या हो गया अपना, ट्रांसपिरेशन हो गया, है ना। ट्रांसपिरेशन कब होता है, सनलाइट में, या इवेपोरेशन इन द प्लांट इज बेसिकली, तो वो दिन में होता है ऑब्वियसली। वेयरएज फोर्स भी हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट ड्यूरिंग नाइट, तो ये रूट प्रेशर। देखो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर का खुद एक पॉइंट समझ में आया तुमको। ड्यूरिंग द डे, नाइट और डे रूट प्रेशर तो कभी भी काम करेगा। व्हेन ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, ओके, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो भाई ट्रांसपिरेशन कम होता है, तो ऐसे केस में रूट प्रेशर काम आता है। देखो सारी लॉजिक बता दी है। नाउ यू कैन इवन राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। ठीक है, आगे आइडेंटिफाई फोर्स है, फोर्स भी ठीक है हमने बता दिया। डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द फोर्सेस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो उसमें दोनों बताना है। ट्रांसपिरेशन वाले में इट इज बेसिकली suction mechanism that is created because of when in transpiration when loss of water takes place। transpiration वाले में जब पानी का loss होता है in the atmosphere, a suction mechanism is created because of which the water is absorbed and transported ahead। ठीक है, whereas root pressure में क्या होता है, root pressure में the ions are absorbed by root and because of which waters get that upward movement mechanism। ठीक है, आगे तीसरा सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h इज केप्ट एट पॉइंट P इन फ्रंट ऑफ द मिरर एज शोन बिलो। ठीक है, तो यहां पर रखा है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पॉइंट P पे ऑब्जेक्ट यहां पे है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ओके, प्रोड्यूस एंड द हाइट इज व्हाट, h डैश। इसका हाइट क्या बोला है, हाइट क्या बता भैया, इसका हाइट है h डैश। ठीक है, अच्छा जी, क्या बोला है, इन द डायग्राम f इज द फोकस, c इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बता दिया मैंने। If object is now moved to point C, अगर इसको यहां से हम यहां ले जा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को यहां ले जा रहे हैं, ठीक है, will the height of image now produced be less, equal और greater than h dash। अब हाइट जो मतलब सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका इमेज, इसका जो इमेज है, अब f और सेंटर ऑफ फोकस के बीच में है, तो इमेज क्या होता है, क्या होता है ना, तो दिस इज h डैश, राइट, बियॉन्ड सी होता है। अब जब ऑब्जेक्ट को हम पीछे ले रहे हैं, देखो एक थ्योरी मैंने बताई है, जितना हम कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को पास ले जाएंगे उतना इमेज दूर भागता है। ऑब्जेक्ट को पास ले जाएंगे, तो यहां पे क्या बोला, ऑब्जेक्ट पहले P पे था और दूर ले जा रहे हैं हम, तो दूर ले जाना तो इमेज जो है वो पास में आएगा, तो इमेज जो है वो यहां बनेगा, पर बड़ा बनेगा छोटा बनेगा दैट वी डोंट नो। तो ये चीज भी हमने बताई थी, जितना तुम क्लोज, रे डायग्राम में पढ़ा ना, जितना क्लोज ले जाओगे उतना हाईली डिमिनिश से ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ती जाती है। तो पास ले जा रहे हैं तो साइज अगर बढ़ रही है, यहां पे क्या सवाल पूछा है कि जो पहले P पे था तो h डैश साइज है, अगर ऑब्जेक्ट P पे था तो उसका साइज इमेज का h डैश है, अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे ले गए तो इमेज की साइज क्या होगी। अच्छा, सेंटर पे ले गए तो सेंटर पे इमेज बनेगा, एंड इन दिस केस द साइज विल बी सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। पर आपका पॉइंट यही है कि जितना, ये याद रखो, जितना हम ऑब्जेक्ट को इस मिरर के पास में ले जाएंगे उतना इमेज दूर भागेगा, और जितना पास में ले जाएंगे उतना साइज बढ़ता जाएगा। जितना पास में ले जाएंगे उतना इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, जितना दूर ले जाएंगे क्या होगा, कम होता जाएगा। सो यहां पर जो साइज मान लो h डबल डैश है, विल बी लेस देन h डैश। ठीक है, सो इट विल बी लेस देन h डैश। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो ये बता सकते हो, उसमें बोल देना क्या है। इफ तो गिव रीजन में वही सकते हो भाई, जब तुमने सेंटर और मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो बियॉन्ड सी एनलार्ज इमेज बन रहा है, एंड जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो एग्जैक्टली सेम साइज का इमेज बन रहा है। रीजन सिंपल, रे डायग्राम का लॉजिक देना है यहाँ पे। इफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, फोकल लेंथ जो कितना बोला 20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर है -20 हो जाएगा, कॉनकेव का नेगेटिव होता है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड C इज 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
20 सेंटीमीटर, पी एंड सी के बीच में 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहां पे क्या बोला, अच्छा और एक और चीज पता है हमको, अगर ये 20 है तो भाई इसका डबल डिस्टेंस पे सी होता है ना, फोकस के डबल डिस्टेंस, तो ये भी 20 हुआ बेसिकली, और ये 20 हुआ, तो दिस इज 10। समझे ना, क्योंकि दिस इज एफ, दिस इज एफ है ना, डबल फोकस के डबल डिस्टेंस पे ये लाई करता है। तो इफ दिस इज 20, दिस इज 10, ये पूरा 20 है तो ये भी 10 हो गया। तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन इमेज प्रोड्यूस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ओके फाइन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30, लेफ्ट साइड में -30। ठीक है, पहले मैं इसकी वजह से जो हमने पहला पोजीशन, जो P वाला पोजीशन है वहां का, उसके हिसाब से इमेज का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। सो मिरर है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑलराइट, मिरर है प्लस आएगा, सो 1/-20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30, इधर आ गया प्लस हो गया 1/30 माइनस 1/20 इज 1/v। सो ये हो गया 20 - 30/3 to the 6, 600 इज इक्वल टू 1/v। तो यहां पर v कितना हो गया 600/-10, ये कैंसिल हुआ, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इमेज कहां बना है, ये जो बना था ये कहां बना था, एट -60 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में माइनस ये 60 सेंटीमीटर पे। अब क्या पूछा, सवाल ये नहीं पूछा, तो आंसर यहां लिख के छोड़ दो कि भाई गड़बड़ हो गया, नंबर पूरा नहीं मिलेंगे। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस प्रोड्यूस इन बोथ द केसेस। P पे जब रखा था ऑब्जेक्ट और C पे जब रखा था, तो मैंने बताया कि C पे जब ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटर पे इमेज बनेगा, यानी ये दूसरा इमेज जो H' वाला है वो तो यही बना, कितने पे, सेंटर ऑफ डिस्टेंस कितना है 40 ना, तो 40 -40 पे दूसरे केस में और -60 में पहले केस में। सो इन दोनों का गैप कितना हुआ, ठीक है, सो द डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द इमेजेस इज 20 सेंटीमीटर। -60 और -40 के उसमें गैप कितना है 20 सेंटीमीटर का, उसको माइनस लिखो या प्लस लिखो, उसमें क्या है। अगेन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, लाइट चैप्टर देख लो यहाँ पर। अ लेंस फॉर्म्स अ ब्लर्ड इमेज, बहुत ध्यान से सारा एकदम एक एक चीज आपको पढ़नी है, क्वेश्चन में कोई भी चीज मिस नहीं करना, 2 बार पढ़ो बेटर है। लेंस फॉर्म्स अ ब्लर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज शोन below. What changes can you make to the following in the form of sharp and in the focus image on the screen, object, distance and focal length of the screen? देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो सिचुएशन दिया है, कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट एंड दिस इज स्क्रीन, ऑब्वियसली ब्लर इमेज बनेगा क्योंकि यहाँ पर शार्पली इमेज तो इधर बनने वाला था, तुमने स्क्रीन को इधर रखा हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रीन को आगे लाके तो भाई इमेज को हम शार्प कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या बोला है कि तुमको स्क्रीन में चेंज नहीं करना है, तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे बदल सकते हो या फोकल लेंथ को कैसे बदल सकते हो टू गेट द शार्प इमेज। मतलब पहले केस में सिर्फ और सिर्फ अगर तुमको बोला है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बदलो, क्या करोगे, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जितना हम ऑब्जेक्ट को पास ले आते हैं उतना इमेज दूर जाता है, तो यानी ऑब्जेक्ट को हम क्लोजर लेके जाएंगे, टेक इट क्लोजर टू द लेंस। ठीक है, तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में अगर ऑब्जेक्ट उधर ही है, स्क्रीन भी इधर ही है, तुम लेंस का क्या कर सकते हो, तो लेंस तुम एक अच्छे बड़े फोकल लेंथ वाला लेंस ले लो, थिन लेंस ले लो। ठीक है, तो अगर तुम f इक्वल टू ग्रेटर, ठीक है, वो अगर लेते हो तब भी तुम्हारा जो इमेज है वो आगे चला जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस में क्या कर सकते हो, इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। पतला लेंस ले लो, फोकल लेंथ ज्यादा है, काम हो जाना है अपना। ठीक है, सुनीताज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, सजेस्ट हर टू यूज अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर टू करेक्ट द विजन। ठीक है, पावर दिया है -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस शी विल यूज, माइनस मतलब कॉनकेव। ठीक है, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ भाई f इज इक्वल टू 1/p, तो भाई इज इक्वल टू 1/-2, कितना हो जाना है, तो ये आएगा मीटर में, कितना आया -0.5 मीटर, सेंटीमीटर में करना है करो तो रहने दो ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर फोकल लेंथ। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लेंस ऑफ पावर दिस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। पावर से फोकल लेंथ तुमने ऑलरेडी निकाल लिया, -0.5 मतलब 50 सेंटीमीटर, तो यानी कि फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है
ऑब्जेक्ट -10 सेंटीमीटर ऑलवेज नेगेटिव रहता है ऑब्जेक्ट, v इज इक्वल टू अपने को निकालना, यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, अगला देखो 32वां सवाल यहाँ पे क्या दिया। सुनीता had to replace, एक सेकेंड, had to replace the electrical plug of her cloth iron। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लग को रिप्लेस करना है। शी बॉट 3-pin plug as shown below। तो यहाँ पे शोन नहीं कर पाए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आई गेस, तो मान लो ये 3-pin प्लग जो है वो लाया है सुनीता ने, जिसमें ऐसे 3 पिंस दिख रहे हैं। मान लो ये P है, दिस इज Q एंड दिस इज R, या फिर तुमको जो डायग्राम दिया है, ठीक है, तो ये 3-pin प्लग है और इसको जोड़ना है, राइट। उनका जो आयरन क्लोथ है, आयरन क्लोथ बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें 3-pin प्लग को कनेक्ट करना है। रिमूव द ओल्ड वन, शी सॉ दैट देयर वर 3 वायर्स कलर्ड रेड, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, तो उस आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन था, उसको जब पुराना वाला प्लग खोला तो उसमें 3 वायर थे, रेड, ग्रीन और ब्लैक। तो अब, और ये जो तुम्हारा नया वाला जो प्लग है उसमें दिख रहा है कि हाँ भाई एक ऊपर का पिन है यहाँ पे, तो नाम दे दिया PQR फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो नाउ टू विच पिन ऑफ द प्लग शुड शी कनेक्ट ग्रीन वायर। ग्रीन वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा? P वाले में। क्यों कनेक्ट होगा भैया? पता है तुमको, अर्थिंग होता है। टू विच प्लग शी विल, टू विच पार्ट ऑफ द क्लोथ द आयरन इज, द क्लोथ आयरन इज द ग्रीन वायर कनेक्टेड। तो ये जो ग्रीन वायर है जिसमें जो P में कनेक्ट कर रही है, ये उस कपड़े के आयरन में कौन से हिस्से में कनेक्टेड होता है? तो एक्चुअली देखा जाए तो वहां पर जो प्लस माइनस है, या फिर जो 2 वायर से मेन, वो 2 वायर में ये दो कनेक्टेड होता है ना, लाइव और न्यूट्रल। तो ये ग्रीन वायर जो अर्थ वायर है वो कहाँ कनेक्टेड होता है? उसकी बॉडी में, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी में, ताकि जो भी ना फंक्शन, स्टेट द फंक्शन ऑफ ग्रीन वायर, अर्थ वायर का फंक्शन दिया है, टू मेक श्योर दैट ऑल दी लीकेज इन दी, है ना, इफ देर इज एनी लीकेज इन दी मेटल पार्ट ऑफ द आयरन, इट इज फ्लोन बाय दी अर्थ वायर टू द ग्राउंड। ठीक है, तो बेसिकली इट इज देयर, ये वायर क्यों है? टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस एंड मेक द लीकेज करंट डायरेक्टली फ्लो टू द ग्राउंड, ताकि हमको शॉक ना लगे। ठीक है, अगला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन विच ऑफ द 3 वायर्स विल रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट। देखो, अर्थिंग पूछ लिया, शॉर्ट सर्किट पूछ लिया, तो कौन से 2 वायर जुड़ेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा? जो P और Q, जो लाइव और न्यूट्रल है, ब्लैक और रेड वायर, तुमको ब्लैक और रेड वायर लिखना। ठीक है, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द सर्किट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। तो यहां पर क्या होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है? देयर इज इन्फिनाइट करंट विच इज फ्लोइंग। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट 0 रेजिस्टेंस। जब वायर आपस में सीधे कॉन्टैक्ट में है, कोई कंपोनेंट तो लगा नहीं है, तो इतना कम रेजिस्टेंस है कि करंट एकदम अथाह तरीके से इन्फिनाइट मैनर में फ्लो हो गया, जिससे इतनी हीट प्रोड्यूस हुई, वायर मतलब दैट विल बर्न द वायर बेसिकली। ठीक है, ओजोन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द एनर्जी ऑफ सन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो सन की एनर्जी पहले क्या करती है? ऑक्सीजन को पहले ब्रेक करती है इनटू फ्री ऑक्सीजन, है ना, और फिर ये जो फ्री ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट करके और फाइनली O3 बनाता है। तो सन की एनर्जी यहां पर लग जाती है। सनलाइट जो है वो ये करती है बेसिकली, उसका जो अच्छा, जो हाई पावर वाला जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ये काम कर लेता है। ठीक है, व्हाई इज ओजोन फॉर्मेशन एट ग्राउंड लेवल कंसीडर्ड एज पोल्यूटेंट? क्योंकि ओजोन इज जहरीला फॉर आर, हमारे लिए ओजोन जो है वो पोल्यूटेंट है, बिकॉज हमारे लिए हेल्थ हजार्डियस है। स्टेट एनी 2 हेल्थ कंसिक्वेंसेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा तो क्या क्या होगा भाई? स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, और क्या है, हमारे आंखों के लिए नुकसान कर सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज बेसिकली हमारे आंखों को डैमेज कर सकते हैं, स्किन कैंसर कर सकते हैं, राइट। अगला है, प्रसाद हैज अ सैचुरेटेड अल्कोहल X, केमिकल फॉर्मूला ये है। ठीक है, C4H9OH। ठीक है, ओके, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेंबर Y। तो X के बारे में तो यहां पर बोला ही है। ठीक है, क्या बोला है? Y के बारे में बताओ, दैट कम्स टू
टू प्लेस आफ्टर एक्स इन द होमोलोगस सीरीज. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेंबर वाई दैट कम्स टू प्लेस आफ्टर एक्स इन द होमोलोगस सीरीज एंड स्टेट हाउ मच विल बी द मॉलिक्यूलर मास डिफरिंग फ्रॉम इट. तो यहां पर मान लो इसका C4H9OH है ना. देखो 4 2 8 + 1 9 बराबर. तो अगर एक पोजीशन बाद हम बोले तो C5H क्या होगा, 10 + 1 11 होगा. और उसके बाद वाला कौन सा है, तो C6H13. C6H13 दो पोजीशन, मतलब दो छोड़ के नहीं, मतलब ये जो था उसके बाद वाला नेक्स्ट पोजीशन, मतलब उसके बाद हो गया एक पोजीशन, और तो बीच वाला एक छोड़ के जो अगला वाला है. ठीक है, सो C6H13OH विल बी Y. ठीक है, उसके बाद होमोलोगस सीरीज का भी कॉन्सेप्ट हो गया देखो यहां. ठीक है, एंड स्टेट हाउ मच विल द मॉलिक्यूलर मास डिफर फ्रॉम X. तो हमको पता है भाई होमोलोगस सीरीज में एक पोजीशन छोड़ा तो CH2 होता है, दो पोजीशन छोड़ा तो CH2 और CH2 कितना हो गया, C2H4 का डिफरेंस होगा. ठीक है, मॉलिक्यूलर हाउ मच विल इट्स मॉलिक्यूलर मास डिफर. तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से कितना हो गया, कार्बन का 12, मतलब बेसिकली CH2 का होता है 14, तो डबल है ना. होमोलोगस सीरीज में एक पोजीशन का गैप रहेगा तो 14 यूनिट रहता है, दो का है तो कितना हो गया 28 यूनिफाइड मास. राइट. हाउ डू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ X कंपेयर टू दोज ऑफ Y, गिव रीजन ऑफ योर आंसर. तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा बिकॉज दे बिलोंग टू सेम होम, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है ना, दोनों अल्कोहल्स ही है, केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम. राइट दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट Z फॉर्म बाय हीटिंग Y. अगर इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो भाई पता है तुमको ये इस रिएक्शन बहुत पॉपुलर, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइज करेगा और ये बनाएगा देखो जो तुम्हारा इथेनॉल है, मतलब इथेनॉल है वो इथेनोइक एसिड बनता था, तो ये वाला भी क्या बनेगा C5H13, C5H11 आएगा ना, COOH, ऑक्सीजन ऐड हुआ है बस, है ना. जैसे कि C2H5OH जो है वो क्या बनाता था CH3COOH. तो वैसे ही यहां वाले में क्या हो गया, एक कार्बन, देखो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन यहां पे कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है. राइट. बेसिकली यहां पर भी उसी मैनर में ये प्लेस में कम करते जाओ, ये बन गया आपका. ठीक है, अगर इथेनॉल बनेगा इथेनोइक एसिड तो तुम्हारा हेक्सेनॉल बनेगा हेक्सेनोइक एसिड. ठीक है, जस्ट चेक दी फॉर्मूला फॉर दिस. ठीक है, कमेंट करके बताना इफ दिस, इसमें कुछ गड़बड़ है तो. ओके, आगे देखते हैं. सो राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ इन विच Z बिलोंग्स. तो Z जो है यानी कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2COOH. ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. C5H यहां पे देख लो इस वाले में, तो ये क्या है C1 2 + 1, so CnH2n + 1 COOH. है ना. 5 2 10 + 1 11 हुआ ना COH. ये तो अपने से बनाना है भाई, मुझे सर टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है तो भाई ऐसा नहीं चलेगा. जनरल फॉर्मूला फ्रेम करना भी आना चाहिए, और ये एक्सपेक्ट करिए CBSE. तो ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड. चलो फटाफट से कर लेते हैं इसको. एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन P हैज केमिकल फॉर्मूला C4H6. ठीक है, C4H6. राइट टू पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द हाइड्रोकार्बन P. तो यहां पर C4H6 है अपना. तो अब इसके हिसाब से अगर हम आइसोमर बनाना चाहें तो क्या क्या बना सकते हैं.
आई थिंक दिस स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, ये भी C4H6 है। ऑलराइट, और क्या बन सकता है भाई? बराबर है, सही है। C4H6 स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओके, दोनों C4H6 ही है। उसके बाद है राइट द रिएक्शन कंडीशन टू कन्वर्ट 1 ब्यूटेनॉल टू हाइड्रोकार्बन P। यानी कि हमको अगर अल्कोहल से अगर मेरे को ये बनाना हो, नाउ व्हाट इज दैट? इट इज ईथीन, है ना। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड कर दिया अगर यहां पे, तो मेरे को अगर हाउ टू कन्वर्ट दिस अल्कोहल ब्यूटेनॉल को अगर मेरे को कन्वर्ट करना हो तो देख लेते हैं। पहले ब्यूटेनॉल को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ दैट, ठीक है। तो यहां पे 1 2 3 4, ऑलराइट, सही है, यस। अब यहां पे OH लगा दिया, बाकी अपना जस का तस। तो ये ब्यूटेनॉल है अपना। ब्यूटेनॉल को मेरे को अगर कन्वर्ट करना है C4H6 वाले में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, पढ़ा है रिएक्शन, ठीक है। तो H2SO4 जो है वो बेसिकली उसको अल्कोहल को अल्कीन में बदल सकता है। पढ़ा है ना, ये अल्कोहल वाले पार्ट में देख लेना। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल से दिया हुआ है तुमको, फिर ये ब्यूटेनॉल वाला पूछा है तो लग सकता है, बट अगेन सेम है। जनरल फॉर्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन P। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन P का जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? यस, सो दिस इज CnH2n ना, अल्कीन का। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है, इसके लिए हम वहां अल्काइन बनाए हुए हैं। अगला है वेरिएशन इन DNA इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। यस, एक्सप्लेन करना है ये आपको। Explain an instance where reproduction would be counterproductive to subsistence of species. What is the sequence of event that take place in human reproduction, ठीक है, when egg is not fertilized? तो egg not fertilized तो कौन सी चीजें होती है, ठीक है, वो पूरा menstruation तक का प्रोसेस तक आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या पूछा है? Variation in DNA is beneficial for survival of species over time। तो ये वेरिएशन से क्या एडवांटेज मिलता है? बेसिकली जो सराउंडिंग चेंज होता है उस हिसाब से अडेप्टेशन जो है वो आती है बिकॉज ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, ऑब्वियसली। एक्सप्लेन एन इंस्टेंस वेयर रिप्रोडक्शन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव टू सबसिस्टेंस ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि भाई बेसिकली वो जो रिप्रोडक्शन है, आई थिंक इसका आंसर अपने लाया हुआ है, जस्ट सी दिस, ठीक है। So variation allows diversity in organism. In case of drastic alteration of niche, population with variation is most likely to have, है ना। अगर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए एनवायरनमेंट में या कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो जिसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन है उसके कंटिन्यूटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगला पार्ट देखो क्या पूछा था उस हिसाब से। अ हायर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन वुड लीड टू अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ लीडिंग टू कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एंड सब्सिक्वेंट लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है। तो ये तो अपने को पता है, इकोनॉमिक्स वाला जोड़ दिया इसमें। और फिर यहाँ पर देखो 1 मार्क वाला जो पूछा था कि भाई वो ओव्यूलेशन, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर वो पूरा बताया गया, मेंस्ट्रुएशन तक का प्रोसेस, ठीक है। कमिंग टू द सेक्शन डी जिसमें 34, 35, 36 है, उसके बाद ई वाला आ रहा है। वी आर वेटिंग फॉर सेक्शन ई, लेट्स मूव दिस, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। भाई ये लिख सकते हो तुम, ठीक है। सीड फॉर्मेशन वाला प्रोसेस बताओ कि कैसे वो पहले वो मेल गैमेट आके फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, ओव्यूल, है ना, एंड देन ओव्यूल इज कन्वर्टेड टू सीड, वो सब बताना है। सजेस्ट एनी 2 रीजन व्हाई चाइल्ड मैरिजेस आर हजार्डियस टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। तो अर्ली बर्थ, अर्ली प्रेगनेंसी इज नॉट गुड, उनका फीमेल की हेल्थ पे असर पड़ेगा। इसके अलावा मेंटली शी इज नॉट प्रिपेयर्ड, तो उनके खुद के मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा, ठीक है। एंड give any 3 advantages of using a mechanical barrier over contraceptive measures to other measures। तो मैकेनिकल बैरियर का एडवांटेज ओवर कॉपर टी, एडवांटेज ओवर द
द वैसिक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी जो सर्जरी होती है, एडवांटेज ओवर पिल्स, तो पिल्स जो है हार्मोनल चेंजेस ला सकते हैं, कॉपर टी इरिटेशन और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और सर्जरी की वजह से भी कुछ चीज़ें है ना, साइड इफेक्ट्स, या फिर कहो तो उसमें भी मतलब वही ना, सर्जरी के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट, तो वो उसमें लिखना है। सो दिस इज द पॉइंट, जस्ट सी दिस, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, IUCD, सर्जिकल मेथड इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ऑलराइट, तो ये देख लेना, चेक कर लेना। अगला है, ठीक है, 36th क्वेश्चन, P and Q represent two straight wires, दो सीधे वायर्स हैं, ठीक है, कैरिंग करंट I in the direction perpendicular to the plane of the screen। तो मान लो कि ये ऐसे वायर्स हैं, ऐसे स्क्रीन से परपेंडिकुलर रखे हैं, ठीक है, सो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन आउटवर्ड्स, दोनों में आउटवर्ड्स है, मतलब दोनों में ऐसे करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, नहीं ये दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जो है बाय राइट हैंड थंब रूल यू नो कि भाई ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, यहां से, है ना, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, ठीक है। अच्छा, K इज द मिड पॉइंट, ये P और Q वाला वायर है, K जो है एकदम मिड पॉइंट है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, ठीक है, ओके। द इमेज शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड वायर, ठीक है, तो दिख रहा है वो, बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉट मार्क, जो मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है, ड्रॉ द इमेज एंड मार्क द डायरेक्शन, वो अपन ने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। फिर इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज, करंट अगर बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, व्हाट विल बी द केस, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी वहां पर, ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट टू एज वेल, तो करंट बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, तो तुम ड्रॉ कर लो, उसमें भी क्या है, वही P वही Q, पर क्या हो जाएगा, लाइंस थोड़ी क्लोज हो जाएगी, उतने स्पेस में ज्यादा लाइंस दिखा देना, ठीक है, पहले वाले में कम लाइन दिखाया, दूसरे वाले में ज्यादा लाइन दिखा दोगे, डायरेक्शन तो वही रहेगा, सिर्फ लाइंस जो है वो ज्यादा घनी हो गई उतनी जगह में, ठीक है, डायरेक्शन में कोई चेंज दिखाओगे, सिर्फ यहाँ पे जो तीन लाइन दिख रही है, अब 4-5 दिख रही है ना, पॉइंट क्या है। अच्छा, इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड P and Q चेंज, तो यानी कि अगर करंट जो है बढ़ा दिया, आपने देख लिया, उसके बाद क्या बोला, ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड, ओके, ये भी हमने कर लिया है। नाउ लेट्स, आई थिंक इसमें एक और पार्ट पूछा था, यस, एक और पार्ट है, इफ B इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट K, ठीक है, अगर यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, ठीक है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, जो कि ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, ओके, ये ध्यान रखें, इक्वल डिस्टेंस पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ड्यू टू द करंट इन P, what will be the magnetic field due to P and Q at point K, give reason for your answer। तो देखो, इसका लाइंस ऐसा है इधर, और इस वाले का लाइंस यहाँ पे ऐसा है, बराबर ना, ऐसा राइट हैंड रूल के हिसाब से, तो उस पॉइंट पे जो कि सेम मतलब आइडेंटिकल वायर्स है, करंट भी आइडेंटिकल है, तो अगर इसकी वजह से जो समझो 10 टेस्ला इज यूनिट वैसे, तो अगर समझो कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन देयर इज इक्वल करंट इन दिस सेम डायरेक्शन, तो करंट सेम डायरेक्शन है, पर यहाँ पर जो क्लैशिंग हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, द फील्ड स्ट्रेंथ विल बी व्हाट, जीरो। पर अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, इफ B इज ए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट K ड्यू टू द करंट इन P एंड द करंट इन Q इज रिवर्स्ड, तो अगर Q वाला करंट रिवर्स कर दिया, तो Q वाला करंट अंदर की तरफ हो गया, तो वो ऐसे हो जाएगा, तो यानी इसका ऊपर की तरफ और इसका वाले का भी ऐसे हो जाएगा, तब इसका B और इसका B कितना हो गया, B प्लस B 2B, तो उस टाइम पे K पे कितना फोर्स हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी, इसका B और उसका B दोनों का ऐड हो गया, 2B हो गया। सो पहले वाले केस में 0 हो गया, दूसरे वाले में डबल हो गया, ठीक है। कमिंग टू सेक्शन E, जिसका तुम्हें था इंतजार, तो इस सेक्शन E में एज सच दिस इज इजी, पर तुमको वही है, पढ़ लो अच्छे से, और ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज यहाँ पे दिया भी है। अब ये गोल्ड वाले में जब करात सिस्टम जब हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड करात, कैरेट नहीं बोलते, करात बोलते हैं, तो 24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड, दैट वी नो,
24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड। तो उसका मतलब होता है कि 24 ग्राम सोना जब तुमने वो सैंपल लिया, सपोज आई हैव टेकन 24, इतना सोना है जो कि 24 कैरेट सोना है, तो उसका तुम मान लो 24 पार्ट्स तुम मतलब तुम उसका ऐसे ज्यूम करो कि 24 ग्राम अगर तुमने वो वाला सैंपल लिया तो उसमें से पूरा का पूरा 24 ग्राम गोल्ड ही होगा। मतलब 100% प्योर गोल्ड इज कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड। जैसे हम परसेंट में 100 के हिसाब से कैलकुलेट करते, तुमको कितना नंबर मिला, कितना में से नहीं, 100 में से कितना मिला, हम तुम 100 वाला आंकड़ा जो पकड़ते हो, वैसे गोल्ड में 24 का आंकड़ा पकड़ते हैं कि 24 में से कितना पार्ट तुमको गोल्ड है। तो अगर 24 ग्राम में 24 ग्राम पूरा गोल्ड है तो 24 कैरेट, 24 ग्राम में 23 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम जो दूसरी चीज मिलाते हैं और वो है तो 23 कैरेट, 24 ग्राम में 22 ग्राम पूरा गोल्ड है, बाकी 2 ग्राम इम्प्योरिटी है तो 22 कैरेट, ऐसे होता है, राइट। तो उस हिसाब से वही जो यहाँ सवाल पूछा गया है, कैरेट नंबर 24, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 12 कैरेट, तो उसमें क्या है 24 कैरेट मतलब 24 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड 0 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी। 22 कैरेट मतलब 24 में से 22 गोल्ड है और 2 इम्प्योरिटी है। 18 मतलब 18 गोल्ड है ना, बाकी इम्प्योरिटी है। 24 मतलब माइनस करो ना, 18, 24 माइनस 18 is 6 इम्प्योरिटी, ठीक है, उस हिसाब से देख। तो सवाल क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट, ठीक है, 18 कैरेट में गोल्ड का परसेंट कितना है, तो 18 पार्ट तो गोल्ड ही हुआ, टोटल पार्ट कितना है 24 इंटू 100 कर दो, ठीक है, सो कितना हो गया, दिस इज आधा करो यार, 9 हो गया और ये 12 हो गया, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है, 4 से कैंसिल करो, ये 25 हुआ, 25 इंटू 3 इज 75%, ठीक है, सो 75% गोल्ड रहेगा उसमें, राइट। लाइक गोल्ड, प्योर आयरन इज ऑल्सो कंपेरेटिवली सॉफ्ट एंड ऑल्सो अंडरगोज रस्टिंग, ठीक है। नेम द सब्सटेंस दैट इज मिक्सड विद आयरन टू मेक इट हार्ड टू चेंज टू स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ निकल, क्रोमियम ये सब मिला था ना, और हार्ड करने के लिए व्हाट वी यूज, कार्बन है ना। अगला है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज एन अलॉय, अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये पता है, पढ़ा है अपन ने, ठीक है, टेक्स्ट बुक में है। हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय कंपेयर विद दैट ऑफ प्योर मेटल। अलॉय की कंडक्टिविटी अलॉय की क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी हाई होती है। तुमको पता है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल्स है, ठीक है, तो मेटल ज्यादा कंडक्ट करते हैं कंपेयर टू अलॉयज, ठीक है। और 38 क्वेश्चन, ठीक, क्या बात है, 2 human beings who can both roll their tongues produce 11 children। तो पति पत्नी है जिनके दोनों के जीभ जो है वो रोलिंग टंग है, 11 चिल्ड्रन प्रोड्यूस किया है, जिसमें से 3 ऑफ द चिल्ड्रन कुड नॉट रोल देयर टंग्स, 3 रोल नहीं कर सकते, बाकी 8 जो है उनका भी रोलिंग टंग्स है। मतलब पति दंपत्ति हैं, उनके 11 बच्चे हैं, 3 और दोनों के रोलिंग टंग्स हैं, तो 11 जो बच्चे उनके हुए हैं, 11 में से 8 के रोलिंग टंग्स हैं और 3 के नहीं है। मतलब रोलिंग टंग इज ऑब्वियसली डोमिनेंट वाला ट्रेट हो गया। विच ट्रेट इज डोमिनेंट कंट्रोल्ड बाय द रिसेसिव वाले। अच्छा, सो विच ट्रेट, यहाँ रिसेसिव कौन सा है वो आपको बेसिकली बताना, रोलिंग या फिर नॉट रोलिंग। तो रोलिंग वाला 11 में से 8 बच्चे रोलिंग वाले हुए, मतलब नॉन रोलिंग टंग वाला जो है वो रिसेसिव है, राइट। स्टेट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ F1 जनरेशन ऑफ द क्रॉस। तो बेसिकली अगर F1 जनरेशन की बात करी गई है तो यहां पर मान लो रोलिंग, हम ये एकदम बेयर मिनिमम केस लेते हैं पेरेंट्स का कि भाई दोनों का ऐसा वाला पॉसिबिलिटी है। सिंस दिस इज डोमिनेंट इसलिए डिस्प्ले हुआ पेरेंट में, ठीक है। अब इनके जो पॉसिबल आउटकम से क्या हो सकते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल मतलब नॉन रोलिंग है, कैपिटल आर मतलब रोलिंग है क्योंकि वो डोमिनेंट लिया अपन ने, फिर कैपिटल स्मॉल और फिर स्मॉल, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स हो गए। शो द इनहेरिटेंस ऑफ रोलिंग टंग ह्यूमन इन द गिवन एग्जाम्पल यूजिंग अ सुटेबल क्रॉस। Show the inheritance of tongue rolling in humans in the given example using a suitable cross. What percentage of offspring will show the same genotype as their parent? ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वाली केस में
क्या बोला देखो वापस से, शो द इनहेरिटेंस ऑफ टंग रूलिंग इन द ह्यूमंस। ओके, तो यहां पर अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर ये वाला जो पॉसिबिलिटी अपन लेते हैं मोनो हाइब्रिड वाला वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, तो ये कैपिटल सॉरी फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे यही होंगे, ठीक है। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विल शो द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट। तो यहां पर पेरेंट के जैसा सेम जीनोटाइप कितने परसेंटेज कैरी कर रहे हैं, तो बेसिकली वो इसका है, एक सेकेंड, तो ये वाला केस दिया है। तो यहां पर इनका जीनोटाइप देख लो, तो कितने परसेंट हो गए भाई, 4 में से 2 जो हैं वो सेम कैरी कर रहे हैं, मतलब 50% सेम कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अगला है, अच्छा इसमें क्या बोला, स्टेट ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स इन द F1 जनरेशन। तो पॉसिबल जीनोटाइप्स में खाली अपने को ये बताना था, ये और स्मॉल आर। इसके बाद वाले में हमको ये पूछा एक्चुअली क्रॉस के बारे में, ठीक है। इफ वन ऑफ द पेरेंट कुड नॉट रोल देयर टंग विद द हेल्प ऑफ क्रॉस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टंग रोलर्स टू नॉन टंग रोलर्स इन दी ऑफस्प्रिंग्स। तो मान लो कि एक पेरेंट जो है वो पूरा ऐसा एकदम रिसर्सिव वाला, अब ये वाला बताना, ठीक है। तो अगले ऑफस्प्रिंग वाले में आप क्या बता सकते हो, तो अगर तुमने ऐसे ले लिया और फिर दूसरे वाले में ये ले लो या दोनों कैपिटल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे कितने चांसेस होंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर तुम पहले पेरेंट का तुम कैपिटल आर स्मॉल आर ले रहे तो ये पॉसिबिलिटी निकल रही है, अगर यहां दोनों कैपिटल ले लिया तो अलग पॉसिबिलिटी आएगी, राइट। ये हो गया तुम्हारा ये आंसर। मूविंग टू 39th क्वेश्चन, एंड ये सवाल जो है फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइनली वी डिड इट, हमारे 7 बज गए, हाँ यहाँ पे 7 बजे। तो इस क्वेश्चन में जो मतलब ये जो डायग्राम्स दिए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है 12th के हिसाब से, 12th का कॉन्सेप्ट है, 12th के हिसाब से 12th का कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि ये शायद जो है हमसे नहीं होगा, और मैं इसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर, मैं अपने से गेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो माइंडसेट तुम कैरी करते हो, अगर तुम आगे ही थोड़ी सी एडवांस पढ़ाई नहीं करते तो हो सकता है डिफिकल्ट लगे। बट एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या दिया है यहाँ पर, एक टेलीस्कोप दिया है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, और ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, ठीक है। सो व्हेन लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, अच्छा प्रिज्म क्या पूछा है, देखो यहाँ पे, सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का ये डायग्राम है। फिर यहाँ बोला कि जब प्रिज्म से लाइट पास करते हैं तो स्प्लिट करता है वो लाइट और थोड़ा डिस्पर्जन होता है, मतलब डिस्पर्जन होता है। द सेम थिंग हैपेंस विद द लेंस बट विद अ लेसर डिग्री, एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एवर्जन। तो होता यह है कि ऐसा नहीं कि प्रिज्म में, मतलब प्रिज्म में जैसा डिस्पर्जन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट होती है वो लेंस में नहीं होती, यहाँ भी होती है, बहुत थोड़ी सी कम होती है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा एवर्जन होगा, लाइट स्प्लिट करेगा, तो क्या होगा कि जो इमेज बनता है ना, दिखता है ना, वो उतना मतलब कलर की मान थोड़ा सा वो ऐसा स्कैटर्ड सा लगता है, उसी को क्रोमैटिक एवर्जन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बताया गया वैसे तुमको, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, बस खाली हजम कर लो। एंड कॉजेज द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट टू फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड, ये इन्वेंट किया गया था, ठीक है। किसने इन्वेंट किया था पता तुमको, बताना कमेंट करके, बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो यहाँ पर दिया गया है। वाई इज देयर नो क्रोमैटिक एवर्जन विथ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि यहाँ पे लाइट किसी रिफ्रैक्शन या वो चीज कब होती है, जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है। हियर इज लाइट नॉट एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, नो लाइट इज नॉट एंटरिंग टू सम न्यू मीडियम, इसलिए यहाँ पर वो क्रोमैटिक एवर्जन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब देखो ये एक्सपेक्ट करे बच्चे से, तो वही है, थोड़ा सा जिसने दिमाग लगा दिया उस चीज में, इसी को कॉन्टेक्स्ट को लेके तो कर लेगा, ओके। ऐसे काफी गहरा बात पूछ लिया यहाँ पे। वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग द टेलीस्कोप इज द अमाउंट ऑफ लाइट इट कैन गैदर, ठीक है, ओके। सो द मोर लाइट ऑफ टेलीस्कोप कैन गैदर, द बेटर द इमेज विल प्रोड्यूस। व्हाट कैन बी डन टू द लेंस टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट टू द टेलीस्कोप गैदर्स। तो यहाँ पर क्या स्टेप ले सकते हो कि ज्यादा लाइट एंटर करे, तो सीधा बात है ये लेंस को बढ़ा दो, ये जो दिस इज कॉल्ड आई पीस, एंड ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के है ना, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ज्यादा लाइट एंटर करवाएगा,
ठीक है। इसके बाद और क्या पूछा है, इन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप गिवन इन द पैसेज व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, यूज द फर्स्ट रे डायग्राम। इसमें से डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, ठीक है। तो अब ये कैसे बताएंगे रे बाबा, क्या डिस्टेंस होना चाहिए रे, ये तो कुछ भी नहीं दिया है। पर एक चीज तुमको पता है कि पैरेलल लाइट अगर एक जगह पे फोकस कर रही है, सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस, और फिर यहाँ से लाइट फिर पैरेलल जा रही है, मतलब ये भी, इसका भी फोकस यही है, इसका भी फोकस यही है, तो यानी कि ये फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज f1 प्लस f2। ये चीज उस एग्जाम के टाइम पे क्लिक करना, ये मतलब जो बच्चा डीप कंसेप्ट करके गया उसको हो सकता है क्लिक करे, पर वो भी उस टाइम पे दिमागी तौर पे मजबूत होगा तो ये चीज कर पाएगा। पर अगेन तुम्हारा काम है कर्म करना, उस पर ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये चीज इस सवाल में लगी है। देन द लाइट दैट रीचेज द टेलीस्कोप कम्स फ्रॉम वेरी फार अवे सेलेस्टियल बॉडी, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में फार अवे लाइट मतलब पैरेलल लाइट आएगी तो फोकस भी मीट करेगा, कन्वर्जिंग होगी, कन्वर्जन। और कॉनकेव लेंस में क्या होगा, तो इट विल बी डाइवर्जेंस। तो मतलब बेसिकली कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाला केस का डायग्राम बनाना है। सेम पूछा है, देखो ऑप्शन भी दिया भी है, तो किस वाले में ऑप्शन दिया है यार, सेम सवाल पूछा है तुमको, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो मिरर के हिसाब से बताना है। कनकेव और कन्वेक्स मिरर का सेम डायग्राम, जो सिमिलर डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है, एंड यू कैन डू। आई होप कि भाई यहाँ पर आपका जो दिक्कत है कुछ हद तक दूर हुआ होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। पर प्रैक्टिस करते रहें गाइस, एंड वी विल डेफिनेटली डू इट। और भाई इस जंग को जीतनी है, और अभी तो शुरुआत है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। Download the app now.